मौत का रक्स इमरान सीरीज मुसन्निफ एच इकबाल। उसी वक्त बाहर राहदारी में एक दिलखराश चीख उभरी। फैयाज के हाथों से प्याला छूट गया और वो सब मदहोश होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन लोगों की मौत ने उन्हें अपनी आहट से बाखबर कर दिया हो। इमरान और फैयाज दोनों ही इस राहदारी की तरफ बेतहाशा लपके थे जिधर से वो दिलखराश चीख सुनाई दी थी। हॉल का अंदरूनी कमरा उसी राहदारी में खुलता था। जोसेफ भी लपका हुआ उनके करीब पहुंच गया और हॉल में मौजूद सभी लोग अपनी अपनी जगहों से खौफजदा होकर उठ खड़े हुए थे। इमरान ने दरवाजा खोलने से पहले पलटते हुए तेजी से कहा था, आप में से कोई हॉल से बाहर नहीं जाएगा और नवाब साहब आप फौरन दरवाजा बंद कर लीजिए। और ये कहते हुए इमरान ने न सिर्फ दरवाजा खोल दिया बल्कि छलांग लगाते हुए वो बीच राहदारी में खड़ा इधर उधर देख रहा था। कैप्टन फैयाज और जोसेफ के बाहर निकलते ही राहदारी की दूसरी तरफ बने हुए कमरों में से एक कमरे के सामने एक इंसानी जिस्म को तड़पते हुए और उसके आसपास खून बहते हुए देखा। लेकिन इमरान राहदारी के उस सिरे की तरफ भागता चला गया था जो हवेली के सदर दरवाजे तक पहुंचकर खत्म हो जाता था। कैप्टन फैयाज और जोसेफ भी दूसरे ही लम्हे उसके पीछे बेतहाशा लपक रहे थे। फैयाज ने रिवॉल्वर निकाल लिया था। इमरान ने जैसे ही छलांग लगाकर राहदारी में कदम रखा था वो हड्डियों का ढांचा उसे दिखाई दिया जिसका रुख उसी तरफ था जिधर वो इस वक्त दौड़ रहा था। फैयाज और जोसेफ के बाहरी दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते इमरान उनकी निगाहों से ओझल हो चुका, लेकिन वो लोग ये देखने में कामयाब हो गए थे कि खुले हुए दरवाजे से इमरान ने अपने हरीफ पर छलांग लगाई थी। और जैसे ही वो दोनों दरवाजे के करीब पहुंचे उनके दौड़ते हुए कदमों को ब्रेक लग गए। राहदारी में तेज रोशनी वाले जलते हुए बल्बों की रोशनी का अक्स बाहर भी पहुंच रहा था और उस बाहर बिखरी हुई मध्यम रोशनी में इमरान उस आसीबी ढांचे को लिए हुए नीचे आ गिरा था। शायद इमरान की इस छलांग का नतीजा था जो उसने दरवाजे पर पहुंचकर लगाई थी। उस ढांचे ने अपनी जगह से उठने में बड़ी फुर्ती का सबूत दिया था और इमरान भी जवाबन पीछे नहीं रहा था। अब वो चंद ही कदमों के फासले पर एक दूसरे पर नजरें जमाए एक दूसरे पर हमला करने की ताक में थे। अचानक ढांचे ने अपना हाथ घुमाकर इमरान के चेहरे को जद पर लेने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने उसे झुकाई देकर चंद कदम पीछे हट जाना ही पसंद किया था। फिर इमरान ने बर्क की सी तेज रफ्तारी से उछलकर उस पर छलांग लगाने और उसके सीने पर लात मारने की कोशिश की थी, लेकिन ढांचे ने उसका ये वार खाली ही जाने दिया था और इमरान उसके गिरफ्त में आते आते बच गया था। अब इमरान की पुश्त दरवाजे की तरफ थी और ढांचा दरवाजे की जानिब रुख किए इमरान की तरफ बढ़ रहा था। उसके हलक से गुर्राहटें निकल रही थी। तुम इस खानदान के अफराद में से नहीं, ढांचे ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए खौफनाक आवाज में कहा। बिल्कुल नहीं, इमरान पीछे सरकता हुआ बोला, और मैं नहीं चाहता कि इस खानदान के बाहर का कोई शख्स मौत का शिकार बने। आपका ख्याल बड़ा नेक है। यह कहते हुए इमरान ने उछलकर फिर उसके सीने पर एक किक मारी थी, लेकिन ढांचा न सिर्फ नीचे झुक गया था बल्कि इस मर्तबा उसने इमरान की दोनों टांगें पकड़ ली थी। अपना सर नीचे जाते वक्त ही इमरान ने महसूस किया कि जैसे उस ढांचे की फौलादी उंगलियां उसकी हड्डी में पेवस्त होती चली जा रही है। लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते इमरान ने अपने दोनों हाथों से न सिर्फ उसकी टांगें थाम ली बल्कि अपनी टांगों में पूरी कुव्वत जमा करते हुए एक बहुत ही जोरदार झटका दिया। उसकी ये कार्रवाई इंतहाई हैरत अंगेज थी। इस तरह एक तरफ तो उसने हाथ जमाकर ढांचे के घुटनों को पीछे धकेला और दूसरी तरफ अपनी टांगों को पूरी कुव्वत से झटका दिया। ये दोनों अमल पलक झपकते ही एक साथ हुए थे। नतीजे में ढांचा अपना तवाजुन कायम न रखते हुए मुंह के बल जमीन पर गिरा, लेकिन इमरान को अपने साथ लिए हुए। मगर दूसरे ही लम्हे इमरान ने अपना बकिया आधा जिस्म उसकी टांगों की खला से बाहर निकाल लिया। फिर इमरान दोबारा उस पर हमला करे इससे पहले ही ढांचा पलटकर चित हो गया और उस पर नजरें जमाते हुए उठने की कोशिश करने लगा। इमरान ने चाहा था कि उसके मुंह पर एक जोरदार ठोकर रसीद करे, मगर फिर अपनी टांग उसकी गिरफ्त में आ जाने के अंदेशे से वो ऐसा न कर सका। अचानक ढांचे की एक टांग तेजी से चली और इमरान को उछलकर नीचे गिरने पर मजबूर होना पड़ा। इमरान के गिरते ही ढांचे ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन इमरान ने हाथ जमीन पर टिकाकर जो दो लतियां उसके सीने पर झाड़ी थी वो उसकी फुर्ती और ताकत की हैरत अंगेज मिसाल थी। ढांचा पीछे उलटते उलटते जरूर रह गया था, लेकिन वो लड़खड़ाता हुआ कई फीट दूर निकल गया था। इस मुख्तसर से वक्फे में इमरान दोबारा संभल कर खड़ा हो गया था। ठीक उसी वक्त फैयाज ने ढांचे पर फायर कर दिया, मगर फैयाज खुद इस फायर के हशर से वाकिफ था। गोली मत चला, इमरान की आवाज उभरी। बॉस, क्या मैं मैदान में उतर आऊं? हाँ, अब तुम्हें इजाजत है। जोसेफ दहाड़ता हुआ इमरान के करीब पहुंच गया
और अब वो भी उसे तोलने वाली निगाहों से देख रहा था। फैयाज अलबत्ता दरवाजे की दहलीज पर ही जमा हुआ था और राहदारी के पिछले हिस्से पर भी वो बराबर नजर डालता जा रहा था। वो उस तरफ से भी एहतियातन चौकन्ना था। मैं फिर आखिरी बार तुम्हें मौका देता हूँ, ढांचे की खौफनाक आवाज उभरी। मैं तुम्हें वापस तुम्हारी कब्र में दफना देने का इरादा रखता हूँ। तुम चाहो तो अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो, वो पूरी कर दी जाएगी। इमरान का लहजा गजबनाक था। तुम्हें अपने साथ कब्र में ले जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। इस झकी को लोग इमरान इब्नुल वक्त कहते हैं। मैं मुकर्रर अयाम से चंद रोज कबल ही पैदा हो गया था। फिर ढांचे के मुंह से अजीब व गरीब खौफनाक किस्म की गुर्राहट निकलने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। हाँ प्यारे, इमरान ने उस पर नजरें जमाए हुए जोसेफ को मुखातिब किया जो उसके पास ही खड़ा था। यही वो मरियल पहलवान है जिसने तुझे और तेरे कबीले को ललकारा था। अब तुझे इसकी हड्डियों का सुरमा बनाना है ताकि मैं इसे आंखों में लगाकर अपनी बीनाई बढ़ा सकूं। जोसेफ चुंधियाई हुई आंखों से ढांचे पर नजरें जमाए हुए था और फिर वो अपने हलक से एक दहशत अंगेज चीख बुलंद करके उस पर झपटा और हैरत अंगेज तौर पर ढांचे की कमर को अपने गिरफ्त में लेकर न सिर्फ उसे ऊंचा उठा लिया बल्कि एक चक्कर लगाकर दूर फेंक दिया। शाबाश प्यारे, मैंने इसकी दो एक हड्डियां टूटने की आवाज सुनी है। इमरान ने हाँक लगाई। ढांचा इस मर्तबा कुछ हैरतजदा सा था, लेकिन उसने जमीन से उठने में देर नहीं की थी। जोसेफ दोबारा खूंखार निगाहों से देखता हुआ उसी की तरफ बढ़ रहा था। जोसेफ का दूसरा हमला भी निहायत खौफनाक था, जैसे एक अरने भैंसे ने उसे अपने जिस्म से पीस डालने की कोशिश की हो। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से टकराते हुए सिर्फ चंद कदम खिसके थे। फिर जोसेफ को उसने शानों से पकड़ लिया था और इस तरह झटका देने की कोशिश की थी कि जोसेफ जिस्मानी तवाज़ुन खो दे। लेकिन उसी लम्हे जोसेफ के मुंह से निकली एक खौफनाक चीख ने ढांचे की गिरफ्त कुछ ढीली कर दी और जोसेफ फौरन ही उसकी गिरफ्त से आजाद होकर चंद कदम पीछे सरक गया। इस मर्तबा दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर हमले किए और वो बुरी तरह आपस में कूद गए। अब उनमें से हर एक दूसरे पर दाव आजमाने की कोशिश कर रहा था। सूरत हाल ये थी कि दोनों ने एक दूसरे के पंजों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रखी थी और जोर आजमाई करते हुए अपने अपने हरीफ को पीछे धकेल ले जाना चाहते थे। कभी एक दो कदम जोसेफ को पीछे हटना पड़ता और कभी ढांचे को। रोशनी की हद से बाहर न जाने पाए इमरान ने जोसेफ से कहा, जो उसे अंधेरे की तरफ ही धकेल रहा था। जोसेफ ने शायद उसकी आवाज सुन ली थी और वो संभलते हुए खुद आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था। इस अमल के दरमियान ही अचानक ढांचे की एक टांग चल गई और जोसेफ जमीन पर आ रहा। अब वो पूरी तरह ढांचे के नीचे था। दूसरे ही लम्हे ढांचे ने गर्दन दबोच लेना चाहिए थी, लेकिन जोसेफ भी गजब की ताकत और फुर्ती का सबूत दे रहा था। उसने न सिर्फ ढांचे के बढ़ते हुए दोनों हाथों को फिर अपने हाथों पर संभाल लिया था, बल्कि अपने पिछले जिस्म को जमीन से उठाए अपनी दोनों टांगे ढांचे की गर्दन तक लाकर उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। अब जोसेफ की टांगे उसकी गर्दन दबोचे हुए उसे वापस जमीन की तरफ ला रही थी, मगर इस अरसे में ढांचे की टांग जोसेफ के हलक पर जम गई थी और वो अपनी इस टांग से उसके चेहरे को मुखालिफ सिम धकेलने की कोशिश कर रहा था ताकि जोसेफ की गिरफ्त से उसकी गर्दन आजाद हो सके। उधर जोसेफ चाहता था कि हर सूरत वो उसकी फंसी हुई गर्दन पर और सख्ती बरतना शुरू कर दे ताकि उसका दम घुट जाए, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह महसूस कर रहा था कि उससे लिपटा हुआ हरीफ उससे कम ताकतवर नहीं है और उसकी वो टांग जो उसके हलक पर जमकर उसका चेहरा तेजी से पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, उसे अपने इस इरादे में कमजोर करती जा रही है। मामला सिर्फ ताकत का होता तो भी वो जोर आजमाई में पीछे ना रहता, लेकिन ताकत के साथ साथ ढांचे की वो टांग इस तरह उसके हलक में चुभ रही थी जैसे उसमें कुछ नुकीले हिस्से रहे हों और वो जल्द ही उसका हलक चीरते हुए दूसरी तरफ निकल जाएंगे। जोसेफ के हलक से एक खतरनाक किस्म की गुर्राहट निकल रही थी और ऐसा ही लगता था जैसे अनकरीब उसकी आंखें अपने हलकों से बाहर निकल आएंगी। तकलीफ लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। ऐन उसी वक्त इमरान ने अपनी जगह से छलांग लगाई और वो दोनों के करीब पहुंच गया। जैसे ही इमरान ने ढांचे की उस टांग की तरफ हाथ बढ़ाए जो जोसेफ के हलक पर जमकर उसका चेहरा पीछे की तरफ धकेल रही थी, ढांचे की वही टांग न सिर्फ तेजी से जोसेफ के हलक पर से हट गई बल्कि फौरन ही इमरान की गर्दन पर पड़ी। ढांचे का यह हमला यकीनन गैर मुतवक्के और इंतहाई फुर्तीला था। इमरान उसके इस हमले से नहीं बच सका और वो कई कदम दूर जा गिरा। ठीक उसी लम्हे ने
अपनी गर्दन भी जोसेफ की गिरफ्त से आजाद करा ली और उससे कब्ल कि वो संभले और जमीन से उठे उसके हलक से खौफनाक और लर्जा देने वाली चीख उभरी। फिर इससे कब्ल कि वो लोग उठते, ढांचा छलांगे मारता हुआ अंधेरे में रोपोश हो चुका था। फैयाज टॉर्च। इमरान तेजी से चिल्लाया और अंधेरे के मुताबिक उसी तरफ दौड़ पड़ा जिधर ढांचा गया था। जोसेफ भी उसके पीछे था, लेकिन चारों तरफ मोहित अंधेरे में उसे खुद अपने करीब खड़े हुए जोसेफ का वजूद ही नजर नहीं आ रहा था। तो फिर उसे आसिबी ढांचा कैसे नजर आता? टॉर्च तो मैं हॉल ही में भूल आया हूँ। फैयाज की आवाज उभरी। आओ लौट चले, इमरान ने जोसेफ से कहा। वो लोग दोबारा तेज तेज कदमों से चल पड़े। सबसे पहले वो लोग हवेली के उस मुलाजिम की लाश तक पहुंचे जो वहां नहीं थी। अलबत्ता उस मुलाजिम के जिस्म से निकला हुआ खून वहां बहकर जम चुका था। वो लाश गायब है, फैयाज ने चौंकते हुए कहा। जादू की लाश रही होगी, इमरान हंसा। हो सकता है इन आसपास के कमरों में लाश घसीट ली गई हो। यहाँ ऐसे निशानात नहीं जिससे तुम्हारे बयान की तस्दीक हो सके कि लाश घसीटी गई है, इमरान ने लापरवाही से कहा। तुम मेरे सवाल का मकसद नहीं समझे। क्यों बोर कर रहे हो सुपर फैयाज? इमरान ने कहा। बोर मैं कर रहा हूं या तुम? मेरा मकसद ये था कि उस लाश को किसी करीबी कमरे में मुंतकिल कर दिया गया हो। तुम चाहो तो ये भी कह सकते हो कि उसे कत्ल करने के बाद कातिल को अपनी गलती का एहसास हुआ हो और उसने मकतूल की जान बचाने के ख्याल से यहाँ से गायब करके किसी अस्पताल में दाखिल करा दिया हो। क्यों, ऐसा हो सकता है या नहीं? इमरान ने दीदे नचाए। मुझे ये भांडपन पसंद नहीं। फैयाज हत्ते से उखड़ गया। तुम्हें क्या पसंद है? क्या तुम मुझे पागल समझते हो? फैयाज बुरी तरह से बना उठा था। अब मैं नहीं, तुम तो बड़े अक्लमंद आदमी हो, इमरान ने उसे पिचकारते हुए कहा। फैयाज खौल कर रह गया, कुछ बोला नहीं। फिर वो तीनों हॉल के अंदरूनी दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गए। फैयाज ने दरवाजा खटखटाया। दूसरे ही लम्हे दरवाजा खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गए। मुबारक हो जनाब, इमरान ने अंदर दाखिल होते ही नवाब शिप्ता को देखकर बड़े जोर से हाँक लगाई। कप्तान साहब ने उस ढांचे के वो तमाचे रसीद किए हैं कि खुदा की पनाह, मेरा दिल अब तक धड़क रहा है। इमरान के इस जुमले पर फैयाज का सीना गैर शऊरी तौर पर तन गया। फिर लपक कर बहुत से मर्द औरतों ने उसे घेर लिया। इमरान भी उस घेरे में था। क्या आपने उसे मार डाला? नवाब शिप्ता ने तेजी से पूछा। अब हम लोग खतरे में तो नहीं, एक निस्वानी आवाज ने पूछा। उसने यानी ढांचे ने चैलेंज के मुताबिक आपके एक मुलाजिम की जिंदगी खत्म कर दी, फैयाज ने उन लोगों पर नजर डालते हुए कहा। वो लोग सिरासिमा होकर एक कदम पीछे हट गए। और हम लोग अगर ढांचे को बाहर ही न संभाल लेते तो ये तय था कि उसका अगला शिकार आप लोग ही होते। नहीं, उनमें से बहुत सौ की चीखें निकल गई। आपके मुलाजिम को खत्म करने के बाद वो इधर ही बढ़ आया था, लेकिन मिस्टर गजनफर ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद फैयाज ने ढांचे से टकराव के बारे में उन लोगों को बताया। उसके इस बयान में कुछ जरूरी किस्म का इजाफा भी हुआ था, मसलन ये कि उससे टकराव में वो खुद पेश रहा था, लेकिन उन दोनों ने भी उससे जबरदस्त टक्कर ली थी और वो इस टकराव के आखिरी मौके में जोसेफ की इंतहाई ताकतवर गिरफ्त का शिकार होकर मौत के करीब पहुंचकर भी बच निकला था। इस तरह आखिरकार उसे अपनी पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। वो तो उसका किस्सा ही तमाम कर दिया जाता, लेकिन बाहर फैली हुई गहरी तारीकी ने उसे अपनी आगोश में छुपाकर नजरों से गायब कर दिया। फिर वो लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर आकर जम गए, लेकिन ख्वातीन अब भी उन तीनों के करीब ही मौजूद थी और सभी के चेहरों पर कशमकश के गहरे आसार दिखाई दे रहे थे। मेरा ख्याल है कि वो इस हादसे और टकराव के बाद शायद वो इस बकिया रात में दूसरा हमला नहीं करेगा, मौलवी जलालुद्दीन ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, शायद आपका ख्याल दुरुस्त हो, नवाब शिप्ता ने तायद की, क्योंकि ढांचे को इस किस्म के टकराव और मुकाबले की कतई उम्मीद नहीं रही होगी। और फिर आप हजरात ये क्यों भूल रहे हैं कि वो खौफजदा होकर भागने पर मजबूर हो गया? कैप्टन फैयाज ने फकरिया लहजे में कहा। यह वाकई हैरत अंगेज बात है कि आप हजरात ने उसे फरार होने पर मजबूर कर दिया, वरना हम लोग उसे उलझकर देख चुके हैं। वो इंसानों के बस का है ही नहीं। इस मर्तबा कर्नल मोहम्मद अली ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। इमरान जो इस गुफ्तगू में शरीक नहीं हुआ था, सामने खड़ी हुई जमीका थ्रिल को चोर निगाहों से देख रहा था, जो करीब रहकर बड़ी तवज्जो से ये गुफ्तगू सुन रही थी। इमरान अपनी कुर्सी से उठ गया और फिर एक कुर्सी खींचकर कुछ दूर रख दी और जोसेफ को इशारा किया। जोसेफ जो अब तक खड़ा हुआ था उस कुर्सी पर बैठ गया।
उसके बाद इमरान ने दूसरों की निगाहें बचाकर जमैका थ्रिल को अपनी तरफ आने का इशारा किया। पहले तो जमैका थ्रिल ने उसकी इस हरकत को अजीब व गरीब नजरों से देखा, फिर वो उसकी तरफ बढ़ आई। इमरान उसे हॉल के उस बैरूनी दरवाजे के करीब ले गया जहां पर उन लोगों ने रेनकोट उतारे थे। यहाँ से उनका फासला इतना हो गया था कि उनकी आहिस्ता आहिस्ता होने वाली गुफ्तगू को कोई नहीं सुन सकता था, लेकिन सबकी निगाहें उन दोनों पर जमी हुई थी। इमरान बड़ी तवज्जो और इन्हमाक से उससे गुफ्तगू कर रहा था। मैं आपको इस वक्त एक हाजत, अरे तेरी की, एक जरूरत की वजह से तकलीफ दी है। उसका अंदाज सरासर अहमकाना था। कैसी जरूरत? जमैका थ्रिल ने चौंक कर पूछा। मैं वही अर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन आपके ये तेवर, उफ, खुदा की पनाह। इमरान ने खौफजदा होकर कहा। मुझे याद आया कि एक मर्तबा मेरी वालिदा मोहतरमा ने मुझे ऐसे ही खतरनाक तेवरों से देखा था, जिस पर मैंने घबराकर छत से नीचे छलांग लगा दी थी। लेकिन अभी मुश्किल से 2-3 फीट ही नीचे गिरा हूँगा कि किबला वालिद साहब ने जो डपट कर सख्त निगाहों से मेरी तरफ देखा तो मुझे वापस उल्टी छलांग लगाकर छत पर कदम जमाने पड़े थे। इसलिए बराह करम आप ऐसी नजरों से तो ना देखे, तब मैं कुछ अर्ज करूं। जमैका थ्रिल उसे हैरत से देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस किस्म का झकी इंसान है और वो उसे यहाँ क्यों लाकर औंधी सीधी बातें कर रहा है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? उसने पूछा। आप ये ना समझिए कि खतरा टल गया है। जी, वो चौंक पड़ी। जी हाँ, वो आपके सर पर ही मंडला रहा है। ये आप क्या बक रहे हैं? वो भन्नाकर बोली। क्या आप ये नहीं कर सकती कि इस खानदान के तमाम अफराद की जिंदगियां बचाने के लिए आप अपने आप को उस ढांचे के हवाले कर दे? मैं आपका मुंह नोच लूंगी। ये पेशकश मेरी नहीं, उस आसिबी ढांचे की थी। जाते वक्त वो मुझसे यही कह गया था। वो हैरत से उसकी आंखों में झांकने लगी। क्या इस हॉल में कैरोसिन के लैंप मौजूद हैं? इमरान ने बुलंद आवाज में हॉल में मौजूद अफराद की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, यहाँ हॉल में एक एक लैंप मौजूद है। इमरान ने जवाब सुनकर फिर जमैका की तरफ देखा। वो जवाब तलब नजरों से उसे देख रहा था। जरूरत इस बात की है कि यहाँ मौजूद हजरात व खातिन ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू करते रहें, ताकि मरते वक्त उन्हें यह गम ना हो कि उनकी जुबान बंद रही थी। इमरान फिर शुरू हो गया। ये कैरोसिन लैंप की जरूरत क्यों आन पड़ी? जमैका ने पूछा। मेरी छठी हिस्स मुझे कभी धोखा नहीं देती। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो कुछ ही देर बाद ये हॉल मुकम्मल तारीकी में भी डूब सकता है। फिर मैं तुम्हारी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता। आखिर आप चाहते क्या है? अगर आप इन वाकयात का पस मंजर सामने ले आए तो मैं आपकी जिंदगी बचा लेने में कामयाब हो जाऊंगा। मैं कुछ भी नहीं जानती। पता नहीं आप किस वजह से मुझ पर शक कर रहे हैं। उस ढांचे का जमालियाती ज़ौक नवाब साहब से कुछ जुदा नहीं। क्या आप मेरा मतलब समझ रही हैं? क्या आप बकते हो? इस मर्तबा वो हलक फाड़ कर चीखी और 2 कदम पीछे हट गई। सब लोग हैरत से उन दोनों को देख रहे थे और नवाब कशमकश का शिकार दिखाई दे रहे थे। आहिस्ता बोलिए मोहतरमा, अगर नवाब साहब को यह मालूम हो गया कि इस खूनी ड्रामे की बुनियादी वजह आप है तो पहली फुर्सत में आपको ही कत्ल कर देंगे। नहीं, वो कांप गई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर तरह से आपकी मदद करूं। जमैका थ्रिल के खूबसूरत चेहरे का रंग एकदम उड़ चुका था और अब उसका चेहरा इस तरह सफेद पड़ गया था जैसे उसके जिस्म में खून ही ना रहा हो। अगर आप कुछ नहीं बताना चाहती तो मैं इस किस्से को ही खत्म किए देता हूँ। आप क्या करेंगे? उसने खौफजदा लहजे में पूछा। यहाँ अंधेरा होते ही मैं आपको गोली मार दूंगा। जमैका थ्रिल ने अचानक उसका मुंह नोचने की कोशिश की। वो उस पर किसी पागल औरत की तरह झपटी थी, मगर इमरान ने खुद को बचा लिया था, वरना उसका चेहरा यकीनी तौर पर जमैका के बढ़े हुए नाखूनों की जिद पर आ गया होता। फिर इमरान वहां से छलांगे लगाता हुआ अपने नशिस्त के करीब आकर रुक गया। जमैका उसकी तरफ झपटी। किबला नवाब साहब, मेरी मदद कीजिए, इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा, और नवाब शिफ्ता ने लपक कर जमैका की कलाई थाम ली और गरज कर कहा, यह क्या हिमाकत है? ये मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो हिस्ट्रियाई अंदाज में चिल्लाई। जी नहीं, इमरान ने फौरन एहतजाज किया। इन्होंने मुझे गोली मार देने की धमकी भी दी है। क्या? नवाब शिफ्ता ने इमरान की तरफ देखा। अगर आप मुझे इजाजत दे। लेकिन नहीं, इमरान ने सर झटकते हुए कहा। बेहतर होगा कि आप अपनी नशिस्त पर ही बैठे ताकि आपसे कुछ जरूरी गुफ्तगू की जा सके। इमरान ने घड़ी पर नजरें डालते हुए नवाब से कहा। नवाब शदीद उलझन में मुब्तला थे। वो जमैका की कलाई छोड़कर अपने नशिस्त पर आ गए। इमरान ने हालात को एक नया मोड़ दिया था। सभी को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा था कि आखिर इमरान ने जमैका थ्रिल को इन हालात में अलहदा ले जाकर किस किस्म की गुफ्तगू की थी। यह शक किस किस्म का था और जमैका थ्रिल को
जान से मारने की धमकी क्यों दी गई थी। और उस पर तुर्रा ये है कि इस किस्म के पुरअसरार और आसिबी हालात और वाकयात में इमरान के ये अंदाजे उठपटांग किस्म के तो नहीं। मुझे फिलहाल आप हजरात से यही कहना है, इमरान ने सब पर नजरें डालते हुए कहा, कि आप हजरात लम्हा ब लम्हा खतरात के करीब तर होते जा रहे हैं। वो इंतकामी आसिम जल्द ही दोबारा यहाँ कदम रखने वाला है और हो सकता है कि उसके कदम रखने से कबल या हॉल में दाखिल होने के बाद तमाम हवेली तारीकी में डूब जाए। सबकी खौफजदा निगाहों का मरकज इस वक्त सिर्फ इमरान ही था। उनमें से बहुत सौ के मारे डर के रोंगटे खड़े हो गए थे और कुछ के चेहरे ठंडे पसीने में नहा गए थे। किसी के हलक से कुछ नहीं निकल रहा था। इसमें तो कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं कि वो आसिबी ढांचा आ रहा है। इमरान ने घड़ी पर नजरें डाली, लेकिन दूसरी बात जो कही उसके पजीर होने के इम्कानात कुछ ज्यादा ही है। वैसे अगर उसका इरादा बदल गया तो हो सकता है कि वो रोशनी में अपना खूनी खेल खेलना शुरू कर दे। आप हम लोगों को बहुत ज्यादा खौफजदा किए जा रहे हैं। क्या आप हमें इतना निकम्मा और बुज़दिल बना देना चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर हम वाकयात का मुकाबला न कर सके। कर्नल ने इमरान की आंखों में झांकते हुए कहा, इन हालात में आपके हौसले बुलंद है, ये देखकर मुझे तकवीयत मिली है। रहे मेरे दिगर इम्कानात तो वो सामने आकर खुद तस्दीक कर देंगे। इमरान ने सब लोगों पर निगाह डालकर कहा, अगर आपका ख्याल दुरुस्त भी साबित हुआ तो भी हम बुज़दिलों की मौत मरना पसंद नहीं करेंगे। नवाब के बड़े लड़के ने हौसला मंदी का सबूत दिया। क्यों ना बचाव के लिए आप ही कोई मशवरा दें। प्रिंसिपल ने तेजी से कहा, सबसे पहले तो कैरोसिन लैंप रोशन करके यहाँ टेबल पर रख दिया जाए। इमरान ने कहा, और कप्तान साहब आप अपने तौर पर तमाम हजरात की हिफाजत गालिबन कर ही लेंगे। जोसेफ आपके हमरा रहेगा और मैं अपने लिए ये नहीं कह सकता कि हालात के पेश नजर किधर का रुख करूं। हाँ, आप हजरात एक बात का ख्याल रखें, और वो ये कि अगर वही ढांचा खुद यहाँ आदम के तो उस सूरत में तनहा कोई शख्स उससे न टकराए, बल्कि यहाँ मौजूद तमाम अफराद एक साथ उसे घेरने और गिरफ्त में लेने की कोशिश करे। अभी इमरान अपने आखिरी अल्फाज पूरी तरह अदा भी नहीं कर सका था कि अचानक उन्हें एक ऐसी खौफनाक आवाज सुनाई दी जैसे कहीं दूर कोई भेड़िया कुर्राया हो। उन सब की हालतें और गैर हो गई। चेहरे पहले से ज्यादा फक हो गए और वो सब अपनी अपनी जगह पहलू बदलने लगे। इमरान की आंखें हर तरफ का जायजा ले रही थी। फिर इमरान अपनी नशिश से उठ गया और जोसेफ के करीब पहुंच गया और आहिस्ता आहिस्ता उससे बातें करने लगा। जोसेफ चौकन्ना होकर खड़ा हो गया था। हॉल में मौत की सी खामोशी तारी हो गई थी। हर शख्स अपने दिल की धड़कनें साफ तौर पर सुन रहा था। ऐन उसी वक्त इमरान ने फैयाज की तरफ झुकते हुए पूछा, मेरी घड़ी बंद हो गई है, क्या वक्त हो रहा है? 2 बज रहे हैं। फैयाज ने इमरान को तशवीशनाक निगाहों से देखते हुए कहा। इमरान ने किसी बेफिक्र की तरह च्युइंगम मुंह में डालते हुए अपना मशगला शुरू कर दिया। क्यों ना आप इधर तशरीफ रखे। कर्नल मोहम्मद अली ने अपने करीब की नशिस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो फैयाज की पुश्त पर खड़ा था। शुक्रिया, शायद आप भी अब हर लम्हा खौफजदा होते जा रहे हैं। नहीं, मैं बुज़दिल नहीं, मैंने अखलाकन ये बात कही थी, वरना मेरे नजदीक आपके बैठने ना बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्नल ने गुर्राते हुए कहा, सुपर फैयाज, मैं हॉल से बाहर जा रहा हूँ, जरा एक चक्कर हवेली में लगा आऊं। इमरान ने अपनी पलकी झपकाई और हॉल के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फैयाज भी उसके साथ ही उठ गया। गजब का दिलेर शख्स मालूम होता है, नवाब शिफ्ता ने हैरत से कहा। इमरान के बाहर निकलते ही फैयाज ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। इस वक्त इमरान बहुत चौकन्ना दिखाई दे रहा था। उसने रोशन राहतदारी के दरमियान पहुंचकर आसपास का बगौर जायजा लिया और फिर वापस दरवाजे से टिक कर खड़ा हो गया। दूसरे ही लम्हे उसने अंदरूनी जेब से एक मखसूस साथ का ट्रांसमीटर निकाला और ब्लैक जीरो से राब्ता कायम करने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ से सिग्नल फौरन ही रिसीव कर लिया गया। वो 5-7 मिनट तक उससे राब्ता कायम किए रहा। उसके बाद उसने वापस उसे जेब में रख लिया। अचानक वही पुरअसरार तेज गुर्राहट फिर सुनाई दी और उसके बाद ही एक खतरनाक किस्म का लर्जा देने वाला कहकहा हवेली के दरो दीवार से टकराया था। इमरान ने तेजी से मखसूस अंदाज में दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुल गया। दरवाजा फैयाज ने खुला था। शायद बाहर निकलते वक्त इमरान ने उसे अपने इस किस्म के इशारे के मुतालिक समझा दिया था। इमरान के दोबारा हॉल में दाखिल होते ही एक बहुत हल्की सी खट की आवाज वहीं दरवाजे पर पैदा हुई थी। दूसरे ही लम्हे इमरान ने उछलने का मुजाहरा किया था और वो उछलकर दरवाजे की तरफ मुड़ा था। फिर उसने दूसरी बार भी छलांगी लगाई थी और इस उछल कूद के अंदाज में वो उस मेज के उस दूसरे सिरे की तरफ जा रहा था
जिधर अब तक उसकी पुश्त रही थी। फैयाज खुद नहीं समझ रहा था कि उस पर आखिर ये किस किस्म का दौरा पड़ गया है कि उसके कदम जमीन पर पड़ते नहीं और वो फिर उछलकर मुखालिफ सिमत में आगे की तरफ छलांग लगा देता है। फिर वो इसी अंदाज में मेज के सिरे पर पहुंचकर उचका था और मेज के सिरे पर हाथ टिकाए हुए उचक कर मेज के एक कोने पर बैठ गया। अब इस बड़ी डाइनिंग टेबल के एक सिरे पर नवाब शिफ्ता दरमियानी हिस्से में अपनी नशिस्त पर बैठे हुए थे और ठीक सामने दूसरे सिरे पर इमरान। बकिया भरी हुई नशिस्तें उस थोड़े फासले से शुरू होकर नवाब शिफ्ता तक आबादी रही थी। अचानक फिर वही गुर्राहट उभरी। इस मर्तबा आवाज पहले के मुकाबले में तेज थी। मैं आ रहा हूं। उसी ढांचे की खौफनाक आवाज ने लोगों के जिस्म में एक थरथरी सी पैदा कर दी और अभी वो संभल भी ना पाए थे कि अचानक तमाम इमारत अंधेरे में डूब गई। हॉल में तारीकी पहलते ही नवाब शिफ्ता की चीख सुनाई दी थी और साथ केरोसिन लैंप बुझ गया था। फिर हॉल में बहुत सी खतरनाक चीखें उभरी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से हर शख्स का कोई अनजानी कुव्वत गला घोट रही हो और वो लोग दहशतजदा होकर चिल्ला रहे हो। फैयाज, रिवॉल्वर संभालो और टॉर्च रोशन करो। इमरान की तेज आवाज उभरी। फिर उसी अंधेरे में इमरान ने उस बड़ी डाइनिंग टेबल पर खड़े होकर फैयाज की मुखालिफ सिमत छलांग लगा दी और वो किसी से उलझ पड़ा। ऐसा लगा था जैसे वो कुर्सियों से टकराता हुआ फर्श पर गिरा हो। उधर वो टॉर्च जिसकी तरफ अंधेरे में फैयाज ने हाथ बढ़ाया था शायद कहीं नीचे गिर पड़ी थी। तमाम हॉल में एक कयामत खेज हंगामा बर्पा हो गया था। इस गहरे अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और अभी मुश्किल से कोई 1 मिनट का मुख्तसर तरीन अरसा गुजरा होगा कि फर्श से आग की लपटें उभरी और फैयाज वगैरह ने अपनी जगहों से मुखालिफ सिमत में उछलकर छलांगे लगाई थी। ये आग की तेज लपटें फर्श के ठीक उसी हिस्से से उभरी थी जहां से कुछ देर कबल नवाब शिफ्ता की चीख उभरी थी। आग की तेज तेज लपटें फिर एक लम्हे के लिए फर्श से उभरी और वो हॉल की छत की तरफ लपकती हुई तेजी से गायब हो गई। इन हालात में किसी के भी औसान दुरुस्त नहीं थे। ख्वातीन की चीखें और भी जानलेवा साबित हो रही थी। कैप्टन, लैंप रोशन करने की कोशिश करो। इमरान की आवाज उभरी। वो अब भी इस अंधेरे में किसी से गुथा हुआ था। अब उस तरफ इमरान और किसी अजनबी के और कोई मौजूद ना था। जिधर से एक एक लम्हे के बाद वो पुरइसरार और हैरत अंगेज आग की लपटें बराबर उभर रही थी और महज उनकी वजह से कभी कभी हॉल एक पल के लिए रोशनी में नहाकर फिर तारीकी में डूब जाता। इसी रोशनी का सहारा लेकर फैयाज केरोसिन लैंप की तरफ लपका और खुद को इन आग की लपटों की जद से बचाकर लैंप उठाने में कामयाब हो गया। फैयाज ने केरोसिन लैंप रोशन करने में देर नहीं की। लैंप के रोशन होते ही फर्श से उठने वाली आग की लपटें गायब हो गई। फिर इमरान डाइनिंग टेबल के नीचे से किसी को घसीटता हुआ बरामद हुआ। यह कर्नल मोहम्मद अली था। शायद अंधेरे में इमरान ने उसी पर छलांग लगाई थी और वो दोनों एक दूसरे से गुथे हुए और लड़ते हुए मेज के नीचे गए थे। उनके आसपास रखी हुई कुर्सियां इधर उधर औंधी पड़ी हुई थी। अचानक हॉल दोबारा रोशन हो गया। इमरान ने रुमाल से अपना चेहरा साफ करते हुए हॉल का बगौर जायजा लिया। ख्वातीन मसहरियों के करीब खड़ी हुई कांप रही थी। जमेका थ्रिल फर्श पर ही एक तरफ बेहोश पड़ी हुई थी जहां से कुछ देर पहले नवाब शिफ्ता की चीख उभरी थी। वहां नवाब शिफ्ता का पता नहीं था और ना ही वो कुर्सी मौजूद थी जिस पर नवाब शिफ्ता बैठे हुए थे। हॉल का अंदरूनी दरवाजा बंद था। फिर नवाब शिफ्ता की चीख और उनकी पुरइसरार गुमशुदगी क्या मायने रखती थी? वो भी उसकी कुर्सी के साथ ही। नवाब साहब गायब हैं। क्या वो आसिबी ढांचे का शिकार हो गए? हॉल के मुख्तलिफ गोशों से मुख्तलिफ आवाजें उभरने लगी। नवाब साहब कहाँ गए? फैयाज ने तशवीशनाक निगाहों से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। मुझे अफसोस है कि उन्हें आसमान ने उठा लिया। इमरान ने बड़े इत्मीनान से कहा। क्या मतलब? बैक वक्त कई आवाजें उभरी। वो उस आसिबी ढांचे का शिकार हो गए? नहीं। नरगिस खानम की चीख इंतहाई दिलखराश थी और फिर वो फर्श पर झूलती हुई ढेर हो गई। उनके दोनों लड़के आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें गिरने से रोककर हाथों पर संभाल लिया। जोसेफ अपनी जगह पर ही डटा हुआ था। शायद इमरान ने उसके फराइज में यह भी शामिल कर दिया था कि वो इन ख्वातीन की निगरानी भी करता रहे जो हॉल में मौजूद थी। और हॉल में इतने बड़े हंगामे, इतनी अफरा तफरी के बावजूद वो अपनी जगह से टस से मसना हुआ था। कैप्टन फैयाज, आप कर्नल को बांधकर एक कोने में पटक दीजिए, इमरान ने कहा। फैयाज ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा लेकिन इमरान वहां से हटकर जोसेफ की तरफ बढ़ता चला गया। कोई तकलीफ?
इमरान ने जोसेफ से मालूम किया। हलक सूख रहा है बॉस। जोसेफ की आंखें सुर्ख हो रही थी। मेरे साथ चल प्यारे, बाहर अब भी बारिश जोरों पर हो रही है। क्या बॉस? जोसेफ ने एहतिजाजन उसकी तरफ देखा। मैं चाहता हूं कि तुझे जुकाम हो जाए, बहुत दिनों से तेरा दिमाग कुंद सा है। नहीं बॉस, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और वैसे मेरे कपड़े अब तक गीले हैं, जोसेफ ने कहा। वो आग की लपटें इसीलिए तो फर्श से बुलंद हुई थी कि हम अपने कपड़े सुखा सके। बस यही मुझसे गलती हो गई, वरना अब तक हम लोगों के जिस्म भी खुश्क हो गए होते। मैं समझ रहा हूं बॉस, जोसेफ ने गर्दन हिलाए बगैर कहा। फिर इमरान जोसेफ को अपने साथ लिए कैप्टन फयाज के करीब आ गया। मेरे इस जियाले को बहुत दिनों से जुकाम नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसे हवेली के बाहर लिए जा रहा हूं, इमरान ने कहा। फयाज जो कर्नल मोहम्मद अली के दोनों हाथ पुष्प पर कस रहा था, गर्दन उठाकर इमरान की तरफ देखने लगा। मेरा ख्याल है कि और भी कोई हादसा रोनुमा हो सकता है, और मैं सबसे बड़े हादसे के रोनुमा होने का मुंतजिर हूँ। कर्नल की हिरासत मेरी समझ में नहीं आई। फिलहाल इनके खिलाफ भी जुर्म आयद होता है कि इन्होंने तुम्हारे साथ मुआवनत नहीं की। क्या कोई जबरदस्त साजिश है? फयाज ने पूछा। बिल्कुल नहीं, ये कतई आसिबी ढांचे की इंतकामी कार्रवाई है, इसलिए सुबह होने तक बहुत होशियार रहने की जरूरत है। अभी इमरान का जुमला तमाम नहीं हुआ था कि फिर वही भयानक गुर्राहट और कहकहा सुनाई दिया। एक बार फिर सब लोग दहशतज़दा होकर कांप गए और गैर इरादी तौर पर वो तमाम लोग इमरान और फयाज के करीब दौड़े चले आए। आने वालों में ज्यादातर ख्वातीन थी, मर्दों में सभी लोग उनके करीब पहले ही मौजूद रहे थे। इस रात की सुबह नहीं होगी, वही खतरनाक आवाज गुर्राती हुई उनके कानों से टकराई। क्या कब्र के मुर्दे भी आजाने देने लगे? इमरान ने चिल्लाए हुए लेकिन बुलंद तरीन लहजे में कहा। इस बाकी रात में तुम सब लोग भी अपनी अपनी कब्रों में आजाने देने लगोगे, उसी खौफनाक आवाज ने जवाब दिया। औरतें और मर्द कांपने लगे थे। लेकिन तुम ये क्यों बोल रहे हो कि मैं इस वक्त भी तुम्हारे सर पर जमा हुआ हूँ? क्या? आवाज ने चौंक कर पूछा। मैं कह रहा था कि मैं तुम्हारे सर पर सवार हूँ और तुम अपना सर झटक कर भी मुझसे निजात हासिल नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारी ये अहमकाना हरकतें कुछ ही देर की मेहमान है, उसके बाद तुम जिंदा ना रहोगे। और मेरा मशवरा ये है कि अपनी सड़ती गलती हड्डियों को थोड़ी बहुत एनर्जी पहुंचा लो, क्योंकि इस मर्तबा तुम्हें पीठ दिखाने का भी मौका नहीं दूंगा। मौका तुमने नहीं, मैंने तुम्हें दिया था, ताकि तुम अपनी मौत के खौफ से यहाँ से बच निकलो। ढांचे की आवाज आई। जब तक मैं तुम्हारे ढांचे को 3 हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग दफन नहीं कर दूंगा, यहाँ से उस वक्त तक जाने का इरादा हरगिज हरगिज नहीं रखता प्यारे ढांचे का, इमरान ने हंसकर कहा। ठीक है, तो मरने वालों में अब तुम भी अपने आप को शरीक समझ लो। ढांचे की खौफनाक आवाज सुनाई दी। समझ लिया, अब पर्दा नशीन क्या बने हुए हो, मर्दानगी दिखाने का इससे अच्छा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। आ जाओ अब मैदान में, जरा मेरे प्यारे ढेंचू, इमरान ने हाथ लगाते हुए कहा। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा, ढांचे की आवाज आई। अबे अब आ भी जा, कब तक जुबानी जमा खर्च करता रहेगा? अच्छा। और उसके इस जवाब के साथ ही हॉल फिर मुकम्मल गहरी तारीकी में डूब गया। हॉल में अंधेरा होते ही इमरान के करीब से एक शोला लपका था। फिर दूसरे ही लम्हे में कैरोसिन लैंप न सिर्फ बुझ गया था, बल्कि इस मर्तबा एक और खतरनाक चीख उभरी थी। इमरान ने अंदाजा लगाया कि मरने वालों में यकीनन कोई मर्द ही था। एक बार फिर हॉल में मौत का हंगामा शुरू हो गया था। कुछ लोगों ने अंधेरे में इधर उधर भागने की कोशिश की और वो अंधेरे की वजह से आपस में एक दूसरे से टकरा गए। चीख वो पुकार हो रही थी। अब क्या कहते हो मिस्टर इमरान? वही खतरनाक आवाज उभरी। क्या अब भी तुमको मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा है? मैं इस अंधेरे में किसी काली बिल्ली को नहीं टटोल सकता प्यारे ढेंचू। ये कहते ही इमरान ने अपनी जगह से छलांग लगाई थी और इमरान के अंदाजे के मुताबिक आवाज की सिमत ही एक शोला लपका था, मगर इस शोले की जिद पर कोई और आया था। ये दिलखराश चीख किसी मर्द ही की थी। अगर इमरान ने उस जगह से लम्हा भर के लिए ही छलांग लगाकर हट जाने में देर की होती तो वो यकीनन मौत की आगोश में पहुंच गया होता। इमरान ने इस बात का बखूबी अंदाजा कर लिया था कि वो बेआवाज शोला किस तरफ से लपका था, जिसकी जद में आकर ये दूसरी चीख उभरी थी। अभी वो अपनी जगह जामिद व साकित ही खड़ा हुआ था कि वही आवाज फिर उभरी। क्या कहते हो मिस्टर इमरान? क्या मैं अब भी तुम लोगों के दरमियान नहीं हूँ? खैर, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि इस वक्त मैंने अपने आप को हॉल में मौजूद किसी एक जिंदा शख्सियत के जिस्म में दाखिल कर लिया है। अब अगर तुम चाहो
तो मुझ पर हाथ डालकर देख लो। हॉल में एकदम मौत की सी खामोशी तारी हो गई। इमरान भी खामोश था। क्यों खतरनाक अहमक, खामोश क्यों हो? आवाज ने फिर इमरान को ललकारते हुए मुखातिब किया। क्या तुमने चूड़ियां पहन ली है? अब मैं पीठ दिखा रहा हूं या तुम? बोलो। फिर मुकम्मल खामोशी तारी हो गई। शायद तुम इस गलतफहमी में हो कि इस गहरी तारीकी में रहकर तुम मेरी नजरों में नहीं आ रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी भूल है। मैं जरूरत पड़ने पर एक का जिस्म छोड़कर दूसरे के जिस्म में हुलूल करता रहूंगा। इन लोगों के साथ तुम भी नहीं बच सकते। हाँ, तुम सुन रहे हो इमरान? और उसके बाद आवाज के खतरनाक कहकहे बिखरने लगे थे। उसके ये कहकहे इंतहाई खतरनाक थे। वो सब मौत की इस पुरइसरार और दहशतनाक तारीकी में एक ऐसे हॉल में बंद थे जो किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे उनकी जिंदगियां खत्म कर सकता था। वो खतरनाक आवाज फिर आई। तुम लोग नवाब शिफ्ता का हशर देख चुके हो। उसे गोशा कब्र भी नसीब नहीं हो सका। अभी अभी तुम ही में से 2 और जहन्नुम के कुंदे बन चुके हैं। बाकी लोगों की मौत भी अब सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर वाक़ई हो जाएगी। तुम में से कोई इस सुबह को खुश आमदीद नहीं कह सकेगा, जिसके इंतजार में ये रात तुम्हारे लिए एक सदी की रात और ये हॉल जिंदगी का मकबरा बना हुआ है। लेकिन मेरा इंतकाम कितना भयानक है, ये लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। अब कुछ देर बाद तुम लोग अपनी अपनी मौत के लिए तैयार रहना। आवाज गायब हो गई और आवाज के साथ ही अंधेरा भी फना हो गया। अचानक रोशनी की वापसी ने उन दहशतजदा लोगों की आंखें चुंधिया दी थी। कैप्टन फैयाज की सिट्टी गुम थी और अब वो भी ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे उसकी मौत उसे यहाँ पर घसीट कर लाई हो। एक दूसरे के चेहरे बरसों के बीमार दिखाई दे रहे थे और उनमें से हर एक या किसी एक में भी इतनी सख्त भी बाकी ना रही कि वो उन 2 मुर्दा जिस्मों को ही करीब से देख लेता, जो अब से कुछ देर पहले उन्हीं की तरह जिंदा थे और उनके शिनासा या अजीज भी थे। उनमें से एक लाश नवाब के साले की थी और दूसरी लाश नवाब के सबसे छोटे लड़के की थी, जिसने हवेली के आसपास पहले हुए तवील वो अरीज बाग का कारोबार संभाल रखा था। हॉल रोशन हो जाने के बाद उनमें से अब तक किसी ने भी एक दूसरे से कोई गुफ्तगू नहीं की थी। सब खामोश थे। बस उन लोगों की मायूस और खौफजदा निगाहें एक दूसरे को देख रही थी। शायद उन लोगों में बात करने तक की सकत बाकी नहीं रही थी। वो लोग जिंदा होकर भी मुर्दों की तरह थे और ये हॉल वाकई जिंदगी का मकबरा बना हुआ था। हॉल रोशन होते ही कैप्टन फैयाज की निगाहें इमरान की तलाश में इधर उधर भटकने लगी, लेकिन वो हॉल से गायब था। अलबत्ता प्रिंसिपल अब्दुल कपूर, जिसे वो ये समझ रहा था कि वो मारे खौफ के और दहशत के वो बेहोश हो गया है। बेहोश होने के बावजूद भी उसके दोनों हाथ पुश्त पर जकड़े हुए थे। फिर फैयाज को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह हरकत इमरान की ही थी, लेकिन वो अचानक इस अंधेरे में किधर गायब हो गया था। ये सवाल बार बार उसके जहन में चक्कर काट रहा था। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद हॉल का अंदरूनी दरवाजा धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ और उन लोगों की निगाहें उधर उठ गई, साथ ही उनकी जानें निकलना शुरू हो गई। लेकिन अंदर दाखिल होने वाला इमरान ही था। उसने हॉल में दाखिल होते ही अपने होठों पर उंगली रखते हुए उन लोगों को खामोश रहने का इशारा किया और दूसरा इशारा हाथ से हुआ था, जिसका मकसद ये था कि वो सब लोग एहतियात के साथ यहाँ से बाहर निकल चले। फिर यही हुआ। वो तमाम जिंदा अफराद रोशनी के बावजूद एहतियात से कदम उठाते हुए इमरान के करीब पहुंच गए और उनको इमरान बाहर राहदारी में ले आया। उसके बाद उसने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। इमरान की क़यादत में वो सब लोग खामोशी से राहदारी तय करते रहे। वो उनको हवेली के पिछले हिस्से में ले जा रहा था। आंगन और बरामदा तय करने के बाद वो उस अंधेरे में डूबे हुए कमरे के दरवाजे पर ठहर गया, जो स्टोर रूम का काम देता था। इमरान ने आहिस्तगी के साथ दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। स्विच ऑन करते ही कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। कमरा खासा कुशादा था और उसमें रखे हुए सामान के बावजूद उसमें इतनी गुंजाइश थी कि वो लोग आसानी से उसमें पनाह ले सकते थे। अलबत्ता यहाँ बैठने के लिए कोई माकूल चीज दस्तयाब नहीं थी। आप सबको इसी कमरे में पनाह लेना है, इमरान ने मध्यम लहजे में कहा, और जहां तक मुमकिन हो लाइट ऑफ ही रखे। और कप्तान साहब, उसने फैयाज को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा, आप मेरे साथ आइए। हम नरगिस खानम और जिमिका थ्रिल को यहाँ ले आए, जो वहाँ बेहोश पड़ी हैं। फिर वो जोसेफ से मुखातिब हुआ, तुम यही रहोगे? ओके बॉस, जोसेफ मुस्तैदी से बोला। फिर
वो दोनों कमरे से निकल आए और बे आवाज कदमों से वापस राहदारी में चल पड़े। सुपर फैयाज, इमरान ने उसके शाने पर हाथ रखकर आहिस्ता से कहा, मामला बहुत खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया है। अब इसमें किसी शुबे की गुंजाइश ही नहीं रही। क्यों ना हम इन सब लोगों को लेकर हवेली से फरार होने की कोशिश करें। क्या तुम ये समझते हो कि बाहर निकलकर इतनी देर भी जिंदा रह सकोगे सुपर फैयाज? फैयाज खामोश रहा। तुम कहाँ गायब हो गए थे? चंद लम्हे रुककर फैयाज ने उससे पूछा। इन सब के लिए महफूज मकाम तलाश करने। और इमरान ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। उसने रुकते हुए कुछ सुनने की कोशिश की थी। अपना इत्मीनान कर लेने के बाद उसने फिर कहा, हाँ तो मैं क्या कह रहा था सुपर फैयाज? तुम अपनी गैर हाजिरी के बारे में बता रहे थे। फैयाज ने याद दिलाया। ओ, वो फिर और किसी वक्त पर उठा रखो। क्या मतलब? फैयाज उसे हैरत से देखता हुआ बोला, ये वक्त मतलब बताने का भी नहीं है प्यारे, क्योंकि नरगिस बेगम को उठाना है। हम। फैयाज खामोश हो गया। उसके बाद वो लोग खामोशी से राहदारी तय करने लगे। हॉल के दरवाजे पर पहुंचकर इमरान ने एहतियात से दरवाजे का हैंडल सरकाया और फिर खफीफ सी दराज पैदा करके अंदर झांकने लगा। अपना इत्मीनान कर लेने के बाद वो लोग अंदर दाखिल हो गए। फिर जिस कदर जल्द मुमकिन हो सकता था उन दोनों ने नरगिस खानम और जमीका थ्रिल को अपने कांधों पर लादा और वापस चल पड़े। हॉल से बाहर निकलने के बाद इमरान ने दोबारा दरवाजा बंद किया और चल पड़ा। वापसी पर वो और भी तेज तेज कदम उठा रहा था। अलबत्ता फैयाज को जरा दुश्वारी पेश आ रही थी। तमाम राहदारी खामोशी और खैरियत से ही तय हुई थी। जोसेफ दरवाजे पर ही डटा हुआ था। उसने उन्हें अंदर दाखिल होने दिया और दरवाजा दोबारा बंद कर लिया। लाइट, इमरान ने आहिस्ता से कहा और जोसेफ ने आगे बढ़कर स्विच ऑन कर दिया। कमरे में धुंधली रोशनी फैल गई। इमरान और फैयाज ने नरगिस खानम और जमीका थ्रिल को एक दीवार के करीब फर्श पर लिटा दिया। क्या हम लोग यहाँ महफूज रह सकेंगे? नवाब शिफ्ता के मंझले लड़के ने इमरान से पूछा। अगर महफूज ना भी रह सके तो जाए कहाँ? इमरान का लहजा सपाट था। वैसे मैं आपको इसी मकसद से यहाँ लाया हूँ, इमरान ने मजीद कहा। अच्छा कप्तान साहब, इस मर्तबा इमरान ने फैयाज को मुखातिब करके कहा था। अब मैं यहाँ से खिसक लेना चाहता हूँ। क्या मतलब? फैयाज चौंक कर हैरत से बोला। मतलब मत पूछो प्यारे कप्तान साहब, बको मत। फैयाज आहिस्ता से गुर्राया। वो ढांचा एक कब्र में टांगे पसारे आराम कर रहा है। क्या? फैयाज हैरत से उसे देखने लगा। हाँ, मेरा यही ख्याल है। हो सकता है कि वो अभी सिर्फ बैठा हुआ ही हो, इमरान ने सपाट लहजे में कहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इमरान ने फिर सबको बुरी तरह चौंका दिया था और वो सब नीम मुर्दा होकर भी उसकी बातें हैरत ज़दा होकर सुनने पर मजबूर थे। फिलहाल मेरा इरादा यही है कि सुबह होने से कबल मैं खुद उसे जालूं। ये कहाँ तक मुनासिब है कि वो हर बार खुद हम तक पहुंचता रहे? तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, फैयाज ने कहा। नहीं, सिर्फ जोसेफ को मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा इन लोगों के दरमियान रहना जरूरी है, वरना ये लोग इस हालत को पहुंच गए हैं कि ऐसी वैसी मामूली बात पर दम तोड़ देंगे। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा। क्या जोसेफ को यहाँ नहीं छोड़ा जा सकता? नहीं, क्यों ना? इमरान ने उसकी बात काटते हुए तेजी से कहा। ये वक्त बातों में बर्बाद करने का नहीं है सुपर फैयाज। वैसे मैं जानता हूँ तुम्हारी उंगलियों में तनाव पैदा हो रहा है और तुम उसका गला घोट देना चाहते हो, मगर हालात फिलहाल इसकी इजाजत नहीं देते। ठीक है, कैप्टन फैयाज ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाकर आहिस्ता से कहा। यहाँ अब अगर कोई नई सूरत हाल पेश आई तो उससे मैं निपट लूंगा। हाँ, इसीलिए मैं इन लोगों को तुम्हारे सुपर्द किए जा रहा हूँ प्यारे फैयाज जापानी। इमरान ने यह बात आहिस्ता से कही थी। ठीक है, तुम जाओ, मैं इधर संभाल लूंगा, फैयाज ने सीना फुलाते हुए एक शान से कहा और इमरान जोसेफ की तरफ घूम गया। ऐ सिया रात के सफेद फाम शहजादे, चल आज मैं तेरी शादी सूरज की बेटी से कराऊंगा। इमरान ने जोसेफ के शाने पर आहिस्ता से हाथ मारते हुए कहा। ये क्या मजाक बॉस? शादी के नाम पर जोसेफ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए एहतजाज किया था। मजाक नहीं, मैं सचमुच तेरी शादी कराना चाहता हूँ प्यारे। मैं शादी नहीं करूंगा बॉस। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी क्योंकि तेरे बाप ने भी शादी की थी। बॉस, मेरा हलक, मुझे मालूम है कि तेरा हलक खुश्क हो रहा है। फिक्र मत कर मेरे प्यारे, आ पहले मैं तेरी प्यास बुझाऊंगा, फिर शादी के बारे में सोचूंगा। यह कहते हुए इमरान ने उसे बाहर चलने का इशारा किया और वो दोनों उस कमरे से बाहर निकल आए। इमरान जोसेफ को अपने साथ लिए बेआवाज कदमों से राहदारी तय कर रहा था।
यहाँ एक लम्हे के लिए रुककर उसने उन कमरों पर नजर डाली जो हॉल की मुखालिफ वाली रो में थे और जिनमें हवेली से मुतल्लिका मुलाजिमीन को मुंतकिल किया गया था जो इसी हवेली के जुनूबी हिस्से में रहते थे। उसके बाद वो राहदारी तय करके हवेली के सदर दरवाजे जो बैरूनी दरवाजा था के करीब पहुंच गया। यहाँ ठहरकर उसने दरवाजे से कान लगाकर कुछ सुनगुन लेने की कोशिश की। फिर वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया और जोसेफ के बाहर आ जाने के बाद दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। बाहर गहरी तारीकी थी जिसने उन दोनों को अपने सिया वजूद में जज़ब कर लिया था। इमरान अंदाजे के मुताबिक हवेली के शुमाली सिमत में चल पड़ा था। जोसेफ उसके साथ कदम मिलाए चल रहा था। बारिश तेज थी और उसके शोर में उनके कदमों से पैदा होने वाली आवाज के उभरने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम कहाँ चल रहे हैं बॉस? जोसेफ ने सरगोशी के लहजे में पूछा। बस ये मत पूछ और चुपचाप चला चल प्यारे, और देखता जा कि पर्दा गैब से क्या ज़हूर में आता है, इमरान ने कहा। मगर बॉस, जोसेफ ने कुछ कहना चाहा था मगर इमरान ने फौरन ही उसकी बात काट दी थी। बस खामोश रहे, ये वक्त कुछ कहने या सुनने का हरगिज नहीं है। ओके बॉस। जोसेफ खामोश हो गया और उसके साथ चलता रहा। फिर इमरान एक जगह ठहर गया। यहाँ से हवेली की हुदूद खत्म हो रही थी और छोटे छोटे दरख्तों का सिलसिला शुरू होने जा रहा था। इमरान ने अपनी जेब से एक छोटी सी पेंसिल टॉर्च निकाली और कलाई पर बंधी हुई रिस्ट वॉच पर नजर डाली। दरअसल ये घड़ी नहीं थी बल्कि एक जदीद किस्म का सिमत पैमा आला था जो बज़ाहिर एक रिस्ट वॉच की साख्त और शक्ल का था। उसमें लगा हुआ बड़ा कांटा सिमत बताता था और छोटा कांटा उस फासले को जिससे उसी का दूसरा आला दूर रहता था। इस जदीद किस्म की साख्त के दो आले एक दूसरे के लिए काम करते थे और एक दूसरे के लिए सिमत और फासले जाहिर करना ही उनका काम था। लिहाजा इमरान इस वक्त उसी दूसरे आले के फासले और सिमत के मुतालिक जानना चाहता था। उसने फिर फौरन ही जेबी टॉर्च को वापस अपनी जेब में पहुंचा दिया और जिस सिमत में वो अब तक चल रहा था उसी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में हॉल में उसने कैप्टन फैयाज को ये मुगालता देकर वक्त मालूम किया था कि उसकी घड़ी बंद हो गई है। अब वो दोनों लॉन की हुदूद से गुजरकर बाग की हुदूद में कदम रख चुके थे। कुछ दूर निकल आने पर इमरान ने अपने होंठ दायरे की शक्ल में सुकूड़ते हुए हल्के हल्के सुरों में सीटी सी बजाई और एक लम्हा ठहरकर उसने रद्द अमल महसूस करने की कोशिश की और फिर चल पड़ा। तकरीबन 30 कदम और आगे बढ़ने के बाद उसने फिर वही हरकत की और रद्द अमल महसूस करने के लिए हमातन गोश हो गया। फिर उसने करीब ही के एक छोटे से दरख्त के पास से जवाबन वही आवाज सुनी। उसने जोसेफ का हाथ थामा और उधर ही बढ़ गया। इमरान ने ब्लैक जीरो को चंद जरूरी हिदायतें दी थी और ब्लैक जीरो ने उन हिदायतों को सफदर, खावर, नुमानी और जूलिया तक पहुंचा दिया था। और यही वजह थी क्या वो लोग इधर उधर फासले पर बिखरे हुए थे। ये अलग बात है कि अपनी जगह उनमें से हर एक मेंबर झुंझलाया हुआ था और दिल ही दिल में एक्स्ट्रो को गालियां दे रहा हो और इमरान का इंतजार करना पड़ा हो, क्योंकि उन्हें इस तरह बिखर जाने के बाद हालात पर नजर रखना थी और इमरान का इंतजार करते रहना था। यहाँ सफदर मौजूद था और उस छोटे से दरख्त के करीब इमरान का मुंतजिर था। अंदाजे के मुताबिक इमरान ने वहां पर पहुंचकर कहा, क्या ले आए हो? हाँ, जवाब मिला। गुड। और कोई खास बात? इमरान ने पूछा। मैंने इधर किसी को आते जाते नहीं देखा, सफदर ने जवाब में कहा। यह गुफ्तगू बहुत मोहतात रहकर की जा रही थी। लाओ, वो चीज कहाँ है? एक लम्हे की खामोशी के बाद इमरान ने कहा, ये रही। ये कहते हुए सफदर ने एक बोतल इमरान को थमा दी थी और इमरान ने उसे जोसेफ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अबे ओ पिलानोश, इसे एक ही सांस में चढ़ा जा। शुक्रिया बॉस, जोसेफ ने खुश्क होंठों पर जुबान पहनते हुए जवाब में कहा और फिर उसने बोतल का कॉर्क खोलकर एक ही सांस में पूरी बोतल अपने मादे में उंडेल ली थी। हलक तर हो गया? इमरान ने उससे पूछा। यस बॉस, खूब तर हो गया। जोसेफ ने खाली बोतल करीब की झाड़ियों में फेंकते हुए कहा। चलो, इमरान ने कहा और वो तीनों अब एक साथ चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जूलिया भी मिल गई। वो भी उस मखसूस इशारे पर ही उनके करीब आई थी। उसके करीब आने पर इमरान ने सरगोशी की। हेलो तोलिया, हिब, जोलिया, यहाँ तुम्हारी मुलाकात किसी भूत से तो नहीं हुई थी? मैं उस जिन का इंतजार कर रही थी जो इस वक्त मुझसे हमकलाम है। जूलिया की मध्यम आवाज में गुस्से की झलक नुमाया थी। ये तुम्हारा बॉस भी सनकी है, इमरान ने उसकी बात अनसुनी करके कहा।
भला यहाँ तुम लोगों की मिट्टी पलीत करने की क्या जरूरत है? मैं तो तफरी मूड में था, इसलिए इस तरफ चला आया। आखिर मामला क्या है? हम लोग दिन में भी इस तरफ का जायजा लेने के लिए भेजे गए थे, सफदर ने पूछा। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि अगर चंद नादान कोई अहमकाना सवाल करे तो उनके सवाल पर अपना सर देने से बेहतर है कि उसे मुस्कुराकर टाल जाओ। इमरान ने दरवेशाना लहजे में कहा और सफदर बनाकर खामोश हो गया। फिर इमरान ने जूलिया से पूछा, यहाँ तुम्हारी मुलाकात किसी से नहीं हुई? एक हल्की सी आहट से, शायद कोई मेरे करीब से होकर गुजरा था। जूलिया ने आहिस्ता से जवाब दिया, देर हो गई होगी। इमरान ने पुरसोच अंदाज में कहा। हाँ, काफी देर, जूलिया बोली। इमरान ने फिर जेब से वो नन्ही सी टॉर्च निकाली और कलाई पर बंधी घड़ी नुमा चीज पर रोशनी डाली। उसके बाद उसने टॉर्च बुझाकर अपनी जेब में डाल ली। फिर उसने जेब में से च्युइंगम का पैकेट निकालकर फाड़ा और एक पीस मुंह में डालकर दांतों से कुचलने लगा। क्या वक्त हुआ है? सफदर ने पूछा। बड़ा नाजुक वक्त है प्यारे सफदर ईरानी, इमरान च्युइंगम चबाता हुआ बोला। क्या मतलब? मेरी घड़ी बंद है प्यारे, इमरान ने उसे टालते हुए कहा। ओ आओ, इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा। और वो लोग इमरान की क़यादत में आगे बढ़ने लगे। इस मर्तबा इमरान बहुत ज्यादा मोहतात नजर आ रहा था। आगे चलकर उनमें दो का और इजाफा हो गया था। ये खावर और नोमानी थे। कोई खास बात? हाँ, उधर झाड़ियों में बहुत देर पहले खड़खड़ाहट सी हो गई थी, खावर ने जवाब दिया। इमरान ने जवाबन कुछ नहीं कहा। वो इस वक्त उन झाड़ियों में सबके बीच घिरा हुआ था। उसने फिर जेबी टॉर्च की रोशनी रिस्ट वॉच पर डाली। दोनों सुइयां एक दूसरे पर लरस रही थी। एक बात गौर से सब लोग सुन ले, इमरान ने सबको मुखातिब करते हुए कहा। क्या? जब तक मैं न कहूं कोई गोली न चलाएगा। अलबत्ता जोर आजमाई और हाथापाई की आप लोगों को पूरी पूरी इजाजत होगी। अब मेरे पीछे इन झाड़ियों में दाखिल होते जाना है। एक दूसरे का हाथ थाम लो और बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, इमरान ने हिदायत दी। फिर इमरान एहतियात से आगे बढ़ा और झाड़ियों में घुसने लगा। जेबी टॉर्च की निहायत मध्यम रोशनी से ही वो अपना काम चला रहा था। बकिया लोग लाइन डोरी की शक्ल में उसके पीछे थे। चूंकि हवा तेज थी और हवा की तेजी ही की वजह से झाड़ियां आपस में टकरा रही थी, उसके बावजूद वो लोग उन्हें सरकाने में एहतियात से काम ले रहे थे। फिर वो एक एक करके झाड़ियों से गुजरते हुए अंदर आ गए। ढलती हुई रात के इस हिस्से में तारीकी के बावजूद इतनी स्याही बाकी नहीं रही थी कि दो चार कदम के फासले पर वो एक धुंधलाई कब्र नहीं देख सकते थे। ऊंची ऊंची झाड़ियों के दरमियान गिरी हुई सफेद कब्र थी। कब्र के आसपास का फर्शनुमा चबूतरा भी पुख्ता बना हुआ था। उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ हैरत भरे अंदाज में देखा, लेकिन इमरान माहियत के आलम में उस कब्र का बगौर जायजा ले रहा था। उसने एक जगह ठहरकर दोबारा कलाई पर टॉर्च से रोशनी डाली और वापस कब्र की तरफ मुतवज्जे हो गया। बकिया लोग सब के सब बेहिस व हरकत खड़े हुए थे। उनके चेहरों पर अब भी हैरत के आसार फैले हुए थे। इमरान कब्र की सतह पर हाथ पैरता फिर रहा था। उस तरफ से मायूस होकर उसने चबूतरे पर भी वही अमल किया। अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेने के बाद वो अहमकाना अंदाज में पलके झपकाते हुए कुछ सोचता रहा और झुके झुके इधर उधर कुछ देखने लगा। फिर वो अपना सर झटकते हुए सफदर की तरफ बढ़ा और जेबी टॉर्च उसकी तरफ बढ़ाकर उसे करीब रहने का इशारा भी किया। सफदर उसके करीब आ गया। इमरान बिल्ली की तरह चलता हुआ कब्र के सिराने पहुंचा और कब्र के सिराने लगे हुए उस पत्थर को देखने लगा जो कुतबे की हैसियत रखता था। सफदर उस नन्ही सी टॉर्च से उस कुतबे पर रोशनी डाल रहा था और इमरान चबूतरे पर लेटकर उस कुतबे की जड़ें अपनी उंगलियों से टटोल रहा था, लेकिन उसे उस तरफ से भी मायूसी ही का सामना करना पड़ा था। ये तुम क्या कर रहे हो? जूलिया जो अब तक खामोश खड़ी थी हैरत से बोली। चुप रहो, कब्र खोलकर मुर्दे का कफन चुराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने यही धंधा शुरू कर दिया है, बड़ा अच्छा धंधा है, इमरान ने संजीदगी से कहा। क्या बकवास है, जूलिया मुंह बनाकर चिल्लाए हुए लहजे में बोली। अच्छा बस खामोश रहो और मुझे अपना काम करने दो। जहन्नुम में जाओ, जूलिया चिल्ला गई। तुम्हारे साथ ही जाऊंगा वहां भी, अकेले मेरा दिल नहीं लगेगा जहन्नुम में, इमरान ने कहा और फिर वो अपने काम में मसरूफ हो गया। कुछ देर के बाद उसने कुतबे के दोनों ऊपरी कोनों को पकड़कर मोड़ने की कोशिश की। कुतबे के पत्थर में हल्की सी जंबिश हुई और उस जंबिश के साथ ही कब्र के ऊपरी हिस्से में भी हल्की सी हरकत पैदा हुई। इमरान की आंखें चमकने लगी। फिर वो धीरे धीरे
उस कुत्बे को दाहिनी जानिब मोड़ने लगा और कब्र एक तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ उठकर तिरछी होने लगी। चंद लम्हात के बाद ही वो कब्र एक तरफ को उठकर रुक गई और कब्र के हटने से जिस हिस्से में खला पैदा हो गया था उसमें से निहायत हल्की हल्की रोशनी निकलकर बाहर फैलने लगी। प्यारे सफदर ईरानी, इमरान ने सफदर की जानिब मुड़कर कहा। यस सर। सफदर मुस्तैदी से बोला। बस अब ये टॉर्च बुझाकर मेरे हवाले कर दो क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया है। ओके सर, ये लीजिए। सफदर ने टॉर्च बुझाकर उसके हवाले करते हुए कहा। इमरान ने टॉर्च लेकर जेब में डाल ली और कब्र के उस रोशन हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। अपना इत्मीनान कर लेने के बाद उसने कब्र के अंदर झांका। अंदर सीना दिखाई दे रहा था। इमरान ने गर्दन उठाकर उन लोगों को इशारा किया और सबसे पहले खुद धीरे से उस कब्र में उतर गया और अब उसने जेब से रिवॉल्वर भी निकाल लिया था। वो सब लोग भी एक के बाद एक करके कब्र में उतरने लगे। इमरान ने दोबारा सीढ़ियां तय करने के बाद वहीं रुककर हालात का जायजा लेने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों के खात्मे तक न कोई नजर ही आ रहा था और न किसी किस्म की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर गया। बकिया अफराद ने भी उसकी तकलीद करने में देर नहीं की थी और फिर जीने के इख्तिताम पर एक सुरंग शुरू हो गई थी और उसका रुख उसी सिमत था कि जिधर हवेली थी। सुरंग के अंदर थोड़े थोड़े फासले से कम रोशनी वाले जीरो पावर के बल्ब लगे हुए थे और उनसे फूटती हुई जर्द जर्द सी रोशनी का अक्सी कब्र को पुरनूर किए हुए था। यह सुरंग इतनी चौड़ी थी कि उसमें बैक वक्त 3 आदमी एक साथ आसानी से चल सकते थे। इमरान ने अंदाजा लगाया कि यह सुरंग हवेली की तामीर के वक्त ही बनी होगी। वो एक दूसरे के पीछे चल रहे थे, बेआवाज कदम उठाते हुए, चुपचाप और एहतियात से। सुरंग बिल्कुल सीधी हो गई थी और फिलहाल उसका अगला सिरा दिखाई नहीं दे रहा था। ये सुरंग है या शैतान की आंत? दफातर नुमानी बोल पड़ा। शैतान की आंत होती ही नहीं, हाँ ये सुरंग तुम्हारी आंत के बराबर हो सकती है, इमरान ने संजीदगी के साथ कहा। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। ला हौला वला कुव्वत, आपसे तो बात करना ही हिमाकत है, नुमानी ने बुरा सा मुंह बना लिया। बेशक बेशक, इमरान दरवेशाना अंदाज में सर हिलाता हुआ बोला। फिर वो खामोश होकर आगे बढ़ने लगा। यहाँ एक बात सभी ने महसूस की थी और वो ये कि उन लोगों को किसी किस्म की घुटन का एहसास कतई नहीं हो रहा था, लेकिन इमरान उस सुरंग के फर्श पर उन गीले कदमों के निशानात देखता हुआ आगे बढ़ रहा था जो अब तक खुश्क नहीं हुए थे और ये बात उसके लिए बड़ी हद तक काबिल इत्मीनान थी। अंदाज़र उन लोगों को उतनी ही दूर दोबारा चलना पड़ा था जितना फासला वो हवेली से यहाँ तक तय करके आए थे और फिर इस जमीन दोस्त रास्ते का इख्तिताम फिर उन जीनों की तरफ हुआ जो नीचे की तरफ गए थे। इमरान ने उस आखिरी हिस्से में ठहरकर आगे का जायजा लेने की कोशिश की। जीने के इख्तिताम से एक बरामदानुमा कमरा शुरू होता था। एक तरफ कुर्सी रखी हुई थी, लेकिन ये हिस्से किसी इंसानी वजूद से आबाद नहीं थे। अलबत्ता इस कुशादा बरामदे के दाएं जानिब एक दरवाजा था जिसे भेड़ दिया गया था क्योंकि उसकी दराज से तेज तेज रोशनी बाहर आ रही थी। इमरान अपना इत्मीनान कर लेने के बाद आगे बढ़ा और रिवॉल्वर पर उसकी गिरफ्त सख्त थी। जूलिया, सफदर, नुमानी और खावर बहुत ज्यादा एहतियात से इमरान के पीछे चल रहे थे। वो लोग बहुत ज्यादा हैरतज़दा थे क्योंकि एक तो वो लोग इस मामले में कुछ नहीं जानते थे, उस पर अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर इमरान के साथ कब्र के रास्ते उन्हें यहाँ दाखिल होना पड़ा था और आगे उन्हें किन हालात और वाकयात से दो चार होना था। इन ख्यालात ने उन्हें जबरदस्त हैरत में डाल रखा था। अलबत्ता वो सब मोहतात और चौकन्ना थे। जोसेफ जो इमरान के पीछे था किसी बिल्ली की तरह चौकन्ना होकर चल रहा था। अब वो निहायत चौकस और फुर्तीला नजर आ रहा था। गालिबन शराब की बोतल ने उसके अंदर एक नई रूह भर दी थी। अबे चांदनी रात के सियाफाम बेटे, दफतर इमरान चलते चलते रुककर जोसेफ से सरगोशियाना लहजे में मुखातिब हुआ। यस बॉस, अगर मुर्दा अचानक तुझसे लिपट जाए तो साले की हड्डियां तोड़कर रख दूंगा। गुड, इमरान ने कहा। फिर वो दरवाजे के करीब पहुंचकर ठहर गया और कमरे के अंदर से आने वाली हल्की हल्की आवाजें सुनने की कोशिश करने लगा। मुख्तलिफ हल्की हल्की आवाजों के दरमियान वही गुर्राती हुई तेज आवाज उभरी। अब तुम सब लोग अपनी अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। इमरान के साथियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वो लोग अपनी तेज तेज सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। तुम लोग खामोश क्यों हो? क्या सांप सूंघ गया तुम लोगों को? उसी गुर्राती आवाज ने
उन सबको फिर मुखातिब किया, और ऐ चालाक अहमक, तू ये समझता है कि यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाएगा, लेकिन अब तू ये देखे बगैर नहीं रहेगा कि सबसे पहले तेरी मौत ही दूसरों को अपनी मौत का यकीन दिलाएगी। उसके बाद एक एक तड़प कर मर जाएगा। कोई किसी की मौत पर ना तो आंसू बहेगा और हमदर्दी। इस हवेली की मौत इतनी ही अनोखी होगी और शानदार भी। गुर्राती हुई आवाज एक लम्हे के लिए रुक गई। ये कौन बोल रहा है बॉस? जोसेफ ने पूछा। कबर तोड़ मुर्दा, इमरान ने उसकी तरफ देखे बगैर आहिस्ता से कहा। ओ, मगर ये किससे कह रहा है? जोसेफ ने फिर सवाल किया। तुझे वार्निंग दे रहा है। मैं देखता हूं इस हरामजादे को। जोसेफ ने जोश में आगे बढ़ना चाहा। अबे ठहर जा मेरे शेर। इमरान ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। छोड़ दो बॉस, मैं इस मरदूत को जहन्नुम के अंदर पहुंचा कर रहूंगा। जोसेफ खूंखार दरिंदे की तरह गुर्राया। अबे अभी रुक जा, क्यों मेरा बना बनाया काम बिगाड़ना चाहता है? तुम कहते हो तो रुक जाता हूँ, बस अब चुपचाप खड़ा रहे, इमरान ने कहा। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन आगे बढ़ाने की कोशिश की। अंदर क्या था और उसे वहां किन हालात से दो चार होना था, ये सब देखे बगैर कोई कदम नहीं उठा सकता था। और फिर वो अंदर झांकने लगा। शायद ये भी उतना ही बड़ा हॉल था जितना कि हवेली में, और उसकी तामीर भी इसी अंदाज की थी। जमीन दोस्त रास्ते की निस्बतन यहाँ तेज रोशनी थी, और इस हॉल के अंदर वही आसिबी ढांचा मौजूद था, लेकिन वो इस दरवाजे से काफी फासले पर था। ढांचे से 10-15 फीट के फासले पर कोई मशीन रखी हुई थी, और 4 आदमी उस मशीन पर झुके हुए थे। लेकिन उन चारों के अलावा तकरीबन 8 आदमी और भी मौजूद थे। हॉल के दूसरे हिस्सों में क्या था, इमरान की नजर उस पर नहीं जा सकी थी, क्योंकि वो दरवाजे से वही सब देख सकता था जो उसे नजर आ रहा था। मशीन पर झुके हुए आदमियों में से एक ने मशीन के स्विच बंद किए थे, और गर्दन उठाते हुए उसने ढांचे की तरफ देखा था। मैं कुछ कमजोरी महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर, ढांचे ने अपने करीब खड़े हुए एक मुअम्मर लेकिन सेहतमंद शख्स से कहा। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और सर के बाल रुखसत हो चुके थे। तुम्हें आज एक और इंजेक्शन की जरूरत है, उसी मुअम्मर आदमी ने कहा जिसे डॉक्टर कहकर मुखातिब किया गया था। लेकिन डॉक्टर पुरतशवीश निगाहों से ढांचे को देखते हुए बोला, इस मर्तबा हवेली से किसी किस्म की आवाज नहीं उभरी। तुम भी अजीब हो डॉक्टर, ढांचे ने कुर्सी घसीटते हुए बैठकर कहा। इससे कबल वो ये देख चुके हैं कि इमरान की आवाज पर अंधेरे में फायर किया गया था, ताकि उसकी जिंदगी पहले खत्म की जाए। जब वो लोग इस बात से बखबर हो चुके हैं कि आवाज पर भी उन्हें मौत का निशाना बनाया जा सकता है, तो वो एहतियातन खामोशी रहेंगे। वो कुछ सोचते हुए कह रहा था। इसके अलावा ढांचे ने चंद लम्हे की खामोशी के बाद दोबारा कहना शुरू किया। मैं उन्हें यह भी बता चुका हूँ कि मैं उन्हीं में से किसी के भी जिस्म में दाखिल होकर उन्हें मौत की आगोश में पहुंचा सकता हूँ। जाहिर है कि इन हालात में भी वो एक दूसरे को मशकूक निगाहों से देखने पर मजबूर हो गए होंगे। लेकिन तुमने जिस शख्स का नाम इमरान बताया था, उसके मुतालिक हम लोग अब तक अंधेरे में हैं। वो अब तक खत्म हुआ या नहीं? डॉक्टर ने उससे दरियाफ्त किया। तुम अजीब किस्म के सवालात कर रहे हो डॉक्टर, ढांचे ने हैरत से डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, और फिर उसी से मुखातिब हुआ। जब मैंने उस लोमड़ी के बच्चे को ललकारा था, तो जवाबन उसने मुझसे जो कुछ कहा था वो तुमने भी सुन लिया था। चूंकि वो उस वक्त अंधेरे में था, इसलिए हमारे तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उसकी आवाज पर ही फायर किया गया था। फिर हमने एक चीख भी सुनी थी। क्या अब भी उसके बाद किसी शक व शुबा की गुंजाइश बाकी रहती है? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि उसकी आवाज पर प्रिंसिपल ने उसे खत्म कर दिया। अगर ऐसा ना होता तो अब तक यकीनन दूसरा फायर भी हो चुका होता। फिर जब से उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दी है, मेरा ख्याल है कि, ढांचे ने पुरख्याल अंदाज में कहा। हॉल में मौजूद बकिया तमाम लोग इमरान की मौत के बाद हद दर्जा दहशतजदा हो चुके हैं। अब उनमें से बेशतर इस हालत में भी नहीं रहे होंगे कि अपनी मौत के अलावा और भी कुछ सोच सके। अगर तुम्हारे इस ख्याल को सही तस्लीम कर लिया जाए तो बकिया अफराद को अब 1-आधे घंटे के अंदर अंदर खत्म किया जाना जरूरी है, और ये काम हमें अब जरा सा भी वक्त जाए किए बगैर अंजाम दे डालना चाहिए, वरना सुबह होते ही हमारे तमाम प्लान धरे रह जाएंगे। फिर तुम ही बताओ डॉक्टर, क्या मुझे क्या कदम उठाना चाहिए? वैसे ये हालात इस सूरत में रोनुमा ही नहीं होते अगर ये लोग मेरी धमकी का असर लेकर शाम होने तक हवेली को खाली कर देते। लेकिन बुरा हो उस कमबख्त इमरान का, जो अपने 2 नामों के साथ यहाँ जाने कहाँ से आ टपका है। मुझे उसने अपना नाम इमरान बताया था, और हवेली के लोग उसे गजनफर अली के नाम से जानते हैं।
और उसी ने नवाब शिप्ता को मशवरा दिया था कि वो लोग अगर इस हॉल में जमा होकर रात गुजारे तो उनकी जिंदगियां महफूज रहेंगी। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा, हम लोग अब उन्हें खत्म करने वाले हैं। डॉक्टर ने तेजी से कहा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कहता और दूसरा वो यहाँ इन लोगों के दरमियान नहीं होता तो क्या इस सूरत में क्या वो इस हवेली को खाली करके नहीं भाग जाते। इस तरह उसने हमारे तमाम प्रोग्राम पर पानी फेर दिया है। अगला कदम उठाने से पहले एक बार सोच लो मिस्टर लुई, डॉक्टर ने कहा। हम महज इस इमारत को अपना हेडक्वार्टर बनाए रखने के लिए इतनी जिंदगियां खत्म करने जा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी रिस्क है। अगर तुम चाहो तो चंद रोज खामोश रहकर इस इमारत के मकीनों पर वाकयात का रद्द अमल देखने की कोशिश कर सकते हो सकता है कि इन वाकयात और 2-4 मौतों के बाद वो अस खुद ही इस हवेली को शायद खाली कर दे। नहीं डॉक्टर, तुम यही सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। अगर उनमें से कोई भी जिंदा बच गया तो हालात हमारे मुवाफिकत में नहीं जाएंगे और पुलिस के कुत्ते हमारी बू सूंघ कर यहाँ पहुंच जाएंगे और हमें अपने स्टेशन से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ेगा। और तुम ये क्यों भूल रहे हो कि कैप्टन फैयाज भी इस हवेली में मौजूद है। आइंदा मरने वालों में मैंने उसे भी शामिल कर लिया है और बिलफर्ज अगर वो अभी तक जिंदा भी है तो हमारे दोनों आदमी कर्नल और प्रिंसिपल उन्हें जहरीली सुई से खत्म कर देंगे और उसकी लाश देखने वाले यही कहने पर मजबूर होंगे कि किसी जहरीले जानवर के काट लेने से उसकी मौत वाकई हुई है। ठीक है, तो अब तुम्हें इंजेक्शन लगाए देता हूँ। इस बार तुम ही हॉल में पहुंचकर एक एक को खत्म कर दो, वहां तुम्हारे दोनों साथी तुम्हारी मदद करेंगे। यह कहकर डॉक्टर किसी दूसरे हिस्से की तरफ चला गया। इमरान ये समझ चुका था कि ढांचे की हैरत अंगेज कुव्वत महज एक इंजेक्शन की मरहून मिन्नत है, चुनांचे वो इंजेक्शन लगने से पहले यकीनन नॉर्मल हालत में ही होगा। इस नतीजे पर पहुंचकर इमरान की आंखें एक फैसलाकुन अंदाज में चमकने लगी। उसने जेब से दूसरा रिवॉल्वर भी निकाल लिया, जिसकी साख्त आम रिवॉल्वर से मुख्तलिफ थी। ये रिवॉल्वर उसने हॉल में पहली बार तारीखी पहलने पर कर्नल मोहम्मद अली को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद उससे छीन लिया था, क्योंकि कर्नल मोहम्मद अली ने उस पर बहुत एहतियात से उस वक्त हमला किया था जब वो ब्लैक जीरो से ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करके हॉल में लौटा था। जब उसने महसूस किया था कि उसके करीब ही दरवाजे पर किसी चीज के टकराने से एक हल्की सी आवाज पैदा हुई थी, उसके साथ ही उसने छलांग लगाकर न सिर्फ ये देख लिया था कि दरवाजे के निचले हिस्से में एक पतली सी सुई कट गई है, बल्कि वो ये भी फैसला कर चुका था कि अब डाइनिंग टेबल तक पहुंचने के लिए उसे उछल कूद का ही सहारा लेना होगा, क्योंकि सीधा चलने की सूरत में कर्नल मोहम्मद अली का वो हाथ जो डाइनिंग टेबल के नीचे झूल रहा था, फिर से उसी बेआवाज रिवॉल्वर के जरिए वो सुई दोबारा उसके जिस्म में दाखिल कर देता। सिर्फ चंद लम्हात ही गुजरे थे कि डॉक्टर एक बड़ी सी सिरिंज अपने हाथ में लिए ढांचे के करीब आ गया। करीब खड़े हुए 2 आदमियों ने आगे बढ़कर उस ढांचे के हाथ पर से पहले एक पतली सी झिल्ली अलहदा की, उसके बाद सियाह और सफेद रंग से पेंट किया हुआ एक खोखला फौलादी हाथ लुई फ्रैंक के गोश्त वाले हाथ से अलहदा कर लिया। फिर वो लोग उसकी आस्तीन को उलटकर ऊपर चढ़ा रहे थे ताकि डॉक्टर उसके बाजू में कोई हैरत अंगेज सियाल इंजेक्ट कर सके। इमरान ने पीछे पलटकर अपने साथियों को इशारा किया और तेजी से दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल हो गया। वो सब लोग इस तरह चौंक पड़े थे जैसे अचानक मौत ने उनके सरों पर धावा बोल दिया हो। उनमें से 3 आदमियों ने तेजी से अपनी जेबों की तरफ हाथ बढ़ाना चाहे और ठीक उसी वक्त इमरान के रिवॉल्वर से यके बाद दिगरे 3 फायर हुए। वो लोग चीखे मारते हुए उलटकर फर्श पर आ रहे। बकिया लोग सख्ते के आलम में उसे घूर रहे थे। फौरन ही जोसेफ और सफदर इमरान के दरमियान पहुंच गए। तुम में से कोई हरकत ना करे, वरना बकिया लोग शोलों और उन जहरीली सुइयों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे जो इन रिवॉल्वरों से निकलने के लिए पर तोड़ रही है। ओ तुम लोमड़ी के बच्चे, लुई फ्रैंक जुलाए हुए लहजे में कुर्राया। अबे ओ कब्र की औलाद, मैं इंसान हूँ और कब्र में आजान देता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ ताकि तुझ जैसे मुर्दे को इंसानी जिस्म अता कर सकूं। फिर इमरान ने अपने साथियों को आवाज दी। दूसरे ही लम्हे वो सब लोग अंदर आ गए। इन सब लोगों की जेबें खाली कर दो, इमरान ने अपने साथियों से कहा और सफदर वगैरह ने ऐसा ही किया। आखिर तुम हो कौन? डॉक्टर ने तेजी से सवाल किया। तुम मुझे भी अपने कबीले ही का समझ लो। वैसे मैं तुम लोगों का पुराना खिदमतगार हूँ। क्या तुम भी किसी तंजीम से ताल्लुक रखते हो? हाँ, लेकिन पुलिस वाली या हंटर वाली तंजीम से नहीं। चोर और साहूकार, अपना सुलूक दोनों के साथ एक सा रहता है। यह कहते हुए इमरान के रिवॉल्वर से फिर एक शोला लपका
और डॉक्टर तड़पता हुआ नीचे आ गिरा। तुम अभी मरोगे नहीं डॉक्टर, अलबत्ता तुम्हारा एक पैर बेकार हो गया है। इमरान ने कहा, अगर तुम पुलिस से ताल्लुक नहीं रखते तो हम लोगों से समझौता कर लो। लुई फ्रैंक बोला, गुड। इमरान बज़ाहिर खुश होता हुआ बोला, पहली मर्तबा तुमने काम की बात की है, तुम अपने आदमियों को वापस बुला लो। लुई फ्रैंक बोला, हरगिज नहीं। इमरान ने कहा। इधर इमरान के साथियों ने लुई फ्रैंक के सब आदमियों के हाथ उनकी टाइयों से कसकर बांध दिए थे। क्या मैं उठ सकता हूँ? लुई फ्रैंक इमरान पर नजरें जमाए हुए था। अलबत्ता डॉक्टर वो बेतहाशा इमरान को गालियां बक रहा था। कब्र के मुर्दे इतनी आसानी से नहीं उठा करते। तुम्हारा जनाजा उठाने के लिए मैं अपने साथियों को ले आया हूँ। इमरान ने डपट कर कहा, 2 लाख में मामला तय कर लो। लुई फ्रैंक बोला, जरा दम लो, ऐसे सौदे इतनी आसानी से तय नहीं हो जाया करते। इमरान ने कहा, फिर लम्हा भर रुककर बोला, हाँ मिस्टर लुई फ्रैंक, 2 लाख। उसने फिर दोहराया, नकद या उधार? इमरान ने पूछा। नकद। ठीक है, लेकिन ये 2 लाख सिर्फ इस बात के हुए कि इस हवेली में तुम्हारा हेडक्वार्टर रन कर रहा था और तुम लोग यहाँ से अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए थे, इसलिए ये 2 लाख की रकम तुम इस हवेली के जमीन 2 हिस्से के नाजायज इस्तेमाल का किराया तस्वुर करके अदा करोगे। मैं इस बात को पहले भी नहीं दूंगा। अब बकिया मामलात का सौदा तय हो जाए। इमरान ने कहा, और कौन से मामलात? लुई चौंक कर बोला, और 2 लाख में दूसरा मामला तय कर लो, वो ये कि तुम्हारी पुरवकार शख्सियत को पर्दे रास में रखना होगा, वरना हुकूमत और अवाम को जब ये पता चलेगा कि लुई फ्रैंक, जो इस शहर के गिरजेघर का पादरी और चर्च मिशन का राहिब गैर कानूनी कारनामे अंजाम दे रहा था, तो इस सूरत में क्या नताइज निकलेंगे उनसे तुम बखूबी वाकिफ हो। इमरान ने राज खोलते हुए कहा, ओ, तुम ये भी जानते हो, माल गनीमत पर हाथ डालने से पहले उसकी मिकदार और तादाद का अंदाजा भी लगा लिया करता हूँ, वरना खुदू पहाड़ और निकले चूहा, मैं इसे किसी दर्द सिरी का कायल नहीं। ठीक है, लेकिन मैं 50,000 से आगे नहीं बढ़ सकता। लुई फ्रैंक ने कहा, सोच लो, अगर अब फिर तुमने किसी पशु पेश से काम लिया तो मैं रकम में इजाफा करता चाहूंगा, और ये मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे मुतालबे को बहरहाल कबूल करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे साथियों को खुलवाओ। तुम शायद बहुत उजलत में हो, लेकिन अभी तमाम मामला तय कहाँ हुए हैं। लुई फ्रैंक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अब आ जाओ उन गैर कानूनी हरकत की तरफ, जिसके लिए हवेली के इस हिस्से को तुमने अपने मसरफ में लाना शुरू कर रखा था। यहाँ आज तक कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। मैं भी कहता हूँ, इस वक्त भी यहाँ तुम लोगों की मौजूदगी गैर कानूनी नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं हो सकता कि मैंने इस इमारत के इस्तेमाल के अलावा और कोई गैर कानूनी काम किया हो। लुई फ्रैंक बोला, हॉल में जो खून हुए हैं वो कानूनी है, और नवाब शिफ्ता का मामला, क्या वो भी गैर कानूनी नहीं है प्यारे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम यहाँ मेरा वक्त बर्बाद करना चाहते हो? मैं नवाब शिफ्ता को जिंदा लौटा दूंगा। लुई फ्रैंक बोला, जो इस हॉल से मुलैक कमरे में बंद हैं, ये भी तुम्हारा अच्छा शुबदा था। चलो नवाब शिफ्ता की वापसी को मैं उन लोगों के खून का मुआवजा समझ लूंगा जो बेमौत मारे गए। अब आ जाओ अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों की तरफ। मैं फिर यही कहता हूँ कि इसके अलावा और कोई गैर कानूनी हरकत मुझसे या मेरे साथियों से सरसद नहीं हुई है। तुम ये क्यों बोल रहे हो कि मैंने सिर्फ तुम पर अंदाजे से हाथ नहीं डाल दिया है? मैं अरसे से तुम्हारी समाजी सरगर्मियों को दिलचस्पी की नजरों से देख रहा था मेरे दोस्त। इमरान ने तंजिया लहजे में कहा, मैं अपनी जगह कायम हूँ। लुई फ्रैंक गुर्राहट आमेज लहजे में बोला, जोसेफ, इसने तेरे कबीले की इज्जत को ललकारा था, और यही वो फजर का मुनासिब वक्त है जब अल्लाह मियाँ अपने उन बंदों पर मेहरबान होता है जो उसके बंदों के लिए शब बेदारी के मराहिल से गुजरते हैं। तुम मेरी बात समझ रहा है कि नहीं? इमरान ने जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा, और ठीक उसी वक्त लुई फ्रैंक ने इमरान पर छलांग लगा दी। वो इमरान के हाथ से रिवॉल्वर छीन लेने में कामयाब हो गया और दूसरे ही लम्हे उसने इमरान पर फायर झोंक दिया। लेकिन इमरान इतना बोदम या गाफिल तो नहीं था। उसने संग आर्ट का मुजाहरा शुरू कर दिया था और पहला हमला नाकाम बनाकर अब वो लुई फ्रैंक के दूसरे हमले का मुंतजिर था। लुई फ्रैंक ने धोखा देकर उस पर फिर एक फायर झोंक दिया था और इमरान इस बार भी उछलकर अपने आप को बचा गया था। इस बार गोली नहीं चली, रिवॉल्वर खाली हो चुका है, इसलिए तुम मुझ पर खींच मारो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। एक लम्हा रुककर वो फिर बोला, अगर तुम चाहो तो तुम लोगों की ये अमानत जो गलती से मेरे पास चली आई है तुम्हें वापस लौटा दूं। लो, गर कबूल अब्ददस है अज़्द शरफ।
इमरान ने वो दूसरा रिवॉल्वर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा और वो वाकई किसी दरिंदे की तरह उस पर झपटा, लेकिन इमरान ने झुकाई देखकर टांग मार दी और वो औंधे-मुंह फर्श पर गिर पड़ा। फिर उसने संभलने में देर नहीं की। मैं तुम्हारे लहू की गर्दिश तेज करना चाहता हूँ। अब जोसेफ तुम्हारी मिजाज पुरसी करेगा, क्योंकि वो इस सात मुबारक के इंतजार में रात भर चैन से नहीं रहा है। अभी इमरान ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि जोसेफ अपने हलक से बेहंगम और खौफनाक आवाजें पैदा करता हुआ उस पर चढ़ दौड़ा। वो दोनों एक दूसरे से बुरी तरह उलझ गए थे। अब भी लुई फ्रैंक ताकतवर ही बना हुआ था, लेकिन जोसेफ गजबनाक होकर उस पर भिड़ चुका था। 10-15 मिनट की कशमकश के बाद वो बुरी तरह हाँफने लगा और उसी लम्हे जोसेफ ने जमीन से उठाकर हाथों पर ठहरा लिया और एक चक्कर देकर उसे इमरान के कदमों के बिल्कुल करीब ही पटक दिया था। वो किसी मुर्दे की तरह ही पड़ा हुआ हाँफ रहा था। फिर इमरान उसके ऊपर झुक गया और उसकी गर्दन टटोलने लगा। लुई फ्रैंक ने बचाव की कोई कोशिश नहीं की थी। कुछ देर के बाद इमरान ने उसके सर और चेहरे से वो ब्लेड प्रूफ खोल अलहदा करते हुए अपनी उंगलियां उसकी गर्दन की पुष्ट में गड़ाते हुए कहा, तुम्हें यह उगलना होगा कि तुम्हारी ये सरगर्मियां किस किस्म की थी ताकि बकिया मामला तय हो सके, वरना कैप्टन फैयाज ऊपर ही मौजूद है और मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। लुई फ्रैंक के हलक से गुटी गुटी चीखें निकल रही थी। खैर, मैं ही तुम्हें बता दूं ताकि तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हें धोखे में डालकर कोई अच्छा मुआवजा वसूल करने का इरादा रखता हूँ। तो सुनो, शहर की मौजिज़ हस्ती के तुम पिछले 1 साल से एक मखसूस सूबे में नौखस कुंवारी और गरीब लड़कियों को राहिबा बनाने के चक्कर में हो। तुमने अब तक लातादाद लड़कियों को नंस बनाकर गैर मुमालिक पहुंचा दिया है, लेकिन ऐसा उनकी मर्जी से हुआ है। वो हाँफता हुआ बोला, मैं कब कहता हूँ कि वो तुम्हारी मर्जी से हुआ है, लेकिन उन्हें गैर मुमालिक में जिन जिन मकामात पर पहुंचाया गया, क्या वहां से वो लाखों पाउंड की मालियत के एवज फरोख्त नहीं कर दी गई? और ये सिलसिला अब तक जारी है। जवाब दो पारसा के बच्चे। ठीक है, मैं इसके लिए भी तुम्हें मुंह मांगी रकम अदा कर दूंगा। इमरान ने अपनी गिरफ्त खत्म कर दी। अब तुम मेरे चंद सवालात के जवाब भी दे दो, उसके बाद मैं यहाँ से निकल लूंगा। इमरान ने कहा, कहो, क्या हवेली का फर्श यही छत है जिसके नीचे हम लोग मौजूद हैं? हाँ, और वो आग की लिपटे इसी मशीन से निकली थी। उसने खामोश रहकर असबात में सर को जंबिश दी। तुम नवाब शिफ्ता को बराबर वाले कमरे से निकाल लाओ, इमरान ने खबर से कहा। खबर आगे बढ़ गया। ऊपर कैप्टन फैयाज मौजूद है और तुम्हारे दोनों साथी कर्नल और प्रिंसिपल, वो भी। हम इसी फर्श में खला पैदा करके ऊपर चलेंगे। तुम अपने दोनों साथियों को नीचे ले लोगे और मैं कैप्टन फैयाज को ठिकाने लगा दूंगा। फिर रकम वसूल करके मुझे यहाँ से फौरन खिसक लेना है, क्या समझे? ये कहते हुए इमरान ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा। बहरहाल उसे उठना पड़ा और वो दीवार के एक स्विच पर हाथ का दबाव देने लगा। छत का एक हिस्सा नीचे की तरफ झुक आया था। इमरान ने उचककर ऊपरी फर्श के किनारे पर हाथ जमा दिए और गर्दन निकालकर बाहर देखा। कर्नल और प्रिंसिपल दोनों अब तक बंधे हुए थे। बकिया तमाम हॉल खाली पड़ा था। इमरान फिर नीचे कूद पड़ा। तुम लोग फिर इन्हें अच्छी तरह चेक कर लो, इमरान ने अपने साथियों से कहा। कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से किसी की गिरफ्त ढीली रह गई हो। वो लोग मुजरिमों को दोबारा चेक करने लगे। ठीक है, इमरान ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ। मेरी वापसी थोड़ी देर बाद होगी। मेरी वापसी के बाद तुम सब लोग तेजी से निकल लेना और कब्र की इन अमानतों को यहीं छोड़ जाना, क्योंकि जहन्नुम के फरिश्ते इनकी मिजाज पुरसी के लिए आएंगे। इमरान जोसेफ और नवाब शिफ्ता को लिए हुए हॉल में दाखिल हुआ। सफ्दर और नोमानी के फर्श के करीब आ जाने पर इमरान ने कर्नल मोहम्मद अली और प्रिंसिपल अब्दुल गफूर को भी उन लोगों के सुपर्द कर दिया। फर्श की सतह दोबारा बराबर हो गई। इमरान ने नवाब शिफ्ता से कहा, जनाब, मुझे इस बात का अफसोस है कि आपके एक साहबजादे और साले साहब इस खूनी रात की भेंट चढ़ गए। लेकिन आपके ये साहबजादे, इमरान ने लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन लोगों से मिले हुए थे और वो सिर्फ ये चाहते थे कि आप इस आसिबी ढांचे की बात मानकर हवेली खाली कर दे, लेकिन उनकी मर्जी के मुताबिक ऐसा ना हुआ। अलबत्ता जब प्रिंसिपल अब्दुल गफूर ने अंधेरे में मुझ पर गोली चलाई तो आपके साहबजादे मौत की नजर हो गए। ऐसे नालायकों की मौत का मुझे कतई गम नहीं, अलबत्ता हैरत इस पर है कि मेरे इन दोस्तों ने भी मेरे साथ दगा की। नवाब की आवाज गुलूगीर थी। उसने मजीद पूछा, मैं अपने खानदान के बकिया अफराद के लिए फिक्रमंद हूँ। क्या वो लोग जिंदा सलामत हैं? जी हाँ, खुदा के फजलो करम से वो लोग बखैरियत हैं और आपकी अनजानी वफात पर इंतहाई मगमूम भी, इमरान ने कहा। ओ,
मुझे नहीं मालूम था कि हॉल के नीचे भी कोई तलघर है जहां मेरी नशिस्त है। वहीं फर्श में खला पैदा करके वो लोग इस तरह कुर्सी के साथ मुझे गायब कर देंगे, नवाब ने कहा। और मैं खुद भी हैरतज़दा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैं दिन में ही आपसे ये दरियाफ्त कर चुका था कि इस हवेली में तहखाने तो नहीं है। इमरान जेब से च्युइंगम का पैकेट निकालता हुआ बोला, मैंने ये छुपाकर सख्त गलती की थी। नवाब ने इज़हार अफसोस करते हुए कहा। ये लोग अब राहदारी तय करके उसी स्टोर रूम के करीब पहुंच गए थे। इमरान ने दरवाजा खटखटाया और साथ ही फैयाज को आवाज दी, जनाब कप्तान साहब दरवाजा खोलिए। और फिर दरवाजा खुलने में देर नहीं लगी। फिर जैसे ही उन सबकी नजरें नवाब शीफ्ता पर पड़ी, वो लोग हैरतज़दा होकर कभी नवाब को और कभी इमरान को देखने लगे। फैयाज के बाहर निकलते ही इमरान ने नवाब शीफ्ता और उसके खानदान के अफराद पर नजरें डालते हुए कहा, दरअसल बकिया अफराद की जिंदगियां महज कप्तान साहब की दानिशमंदी का नतीजा है। अगर इन्होंने मुझे यहाँ आने से कबल तरीक़ेकार के मुतालिक मशवरे न दिए होते तो ये यकीनी बात है कि वो ढांचा अपना काम तमाम कर चुका होता और इस वक्त हम लोग आपके मुर्दा जिस्मों की तजहीज़ व तकफीन में मसरूफ होते। खुदा की पनाह, इमरान ने घबराते हुए कहा और फैयाज खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। लेकिन इस आसिबी ढांचे का क्या हुआ? कई आवाजें एक साथ उभरी। अब वो कभी अपनी कब्र से बाहर नहीं निकलेगा। इमरान ने ये कहते हुए फैयाज को इशारा किया और वो दोनों कुछ दूर हटाए। अच्छा सुपर फैयाज, अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मैं चलता हूँ। नहीं, फैयाज कुर्राया, तुम यूं बचकर नहीं जा सकते। मुझे बताओ कि इन हालात और वाकयात की नौयत क्या थी। आओ इधर राहदारी में। इमरान उसका हाथ पकड़ता हुआ ले गया। फिर उसने निहायत इख्तिसार के साथ फैयाज को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया। वो कह रहा था, मैं अपने साथ 2 जदीद साख्त के सिमत मैमा लाया था और उनमें से एक ये है जो मेरी कलाई पर बंधा है और दूसरे की पुश्त पर मैंने मैग्नेटिसी सतह तैयार की थी। तुम पूछोगे क्यों? तो इसके लिए खाकसार पहले ही अर्ज कर दे कि ऐसा सिर्फ तुम्हारे बयान से अंदाजा लगा लिया था, क्योंकि तुमने कहा था कि उस ढांचे पर गोलियां असर नहीं करती। दूसरे वो इंतहाई ताकतवर है और जब रात तुम्हारे सामने ही उस ढांचे से पहली मर्तबा टकराव हुआ तो अपना काम बन गया। जिस वक्त उसने मेरी टांगे पकड़कर मुझे औंधा लटकाया था, बस उसी वक्त उसकी टांग के पिछले हिस्से में चिपक गया था। मेरे इस तावीज़ ने मुझे उस तक पहुंचाया। फिर मेरी उसकी मुठभेड़ हुई, बस उसके बाद किस्सा खत्म। ये कहते हुए इमरान ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन फैयाज ने रोक लिया। अरे ये क्या करते हो? वो सब लोग इधर ही देख रहे हैं। वैसे मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि इस हॉल के मुख्तलिफ गोशों से उभरने वाली आवाजें उन खुफिया लाउड स्पीकरों से नशर हुआ करती थी जो हॉल में रखी हुई किताबों की अलमारी के पीछे उनके तहदार पुष्ट में फिक्स हैं। मगर उन 2 बेहोश लोगों का क्या हुआ जो नवाब के दोस्त और मेहमान थे? फैयाज ने उसे अजीब नजरों से घूरते हुए पूछा, अच्छा वो रिटायर्ड कर्नल और प्रिंसिपल? हाँ। अभी उन लोगों ने हमारी वापसी पर अपने तमाम होशो आवाज दुरुस्त करते हुए यहाँ से भाग लेने की इस्तेदा की थी। बको मत, फैयाज ने मुंह बनाया। सच कह रहा हूँ, मैंने लाख समझाया कि किबला वो मोहतरम जो दवाएं दिल फरोख्त करते थे वो अपनी दुकान बढ़ा गए, लेकिन उन्होंने मुझ गरीब फकीर की एक ना सुनी। शायद अब तो वो काफी दूर निकल गए होंगे, इमरान ने कहा। और वो वहां जो लाशें जो पड़ी हुई है, फैयाज ने कहा। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है प्यारे सुपर फैयाज तुर्किस्तानी, इमरान बेबसी से बोला। क्या मतलब? वो ढांचा ही पता नहीं कब और कैसे अंधेरा करके वहां पहुंच गया था और अपना काम थोड़ा बहुत काम करके चलता बना। तो अब मैं चलूं प्यारे सुपर? फैयाज ने उसके गिरबान की तरफ हाथ बढ़ाया। क्या करते हो? अगर ये भीगा हुआ लिबास भी फट गया तो मुझे लंगोटी लगाकर तुम्हारे घर धुनी रमाना पड़ेगी। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? इमरान बेबसी से बोला। ढांचा, फैयाज कुराया। मैं या तुम? फिर बकवास शुरू कर दी तुमने, फैयाज बिगड़कर बोला। अच्छा, तो तुम उस ढांचे का हशर नशर जानना चाहते हो? इमरान संजीदा सूरत बनाकर बोला। हाँ। बड़ा गैरतमंद था बेचारा, इमरान ठंडी सांस भर के मखमूम लहजे में बोला। क्या बकते हो? वो निहायत गैरतमंद था सुपर, और खुददार भी। जब उसने देखा कि तुमने मुझे उसके सर पर मुसल्लत कर दिया है और उसके फरार की राहें मजदूद हो गई हैं, तो फटकर बिखर गया और दूर दूर तक उसकी राख परवाना वार उड़ती चली गई। बस या और कुछ? फैयाज ने गहरी सांस ली। अब मैं जाऊं सुपर? इमरान ने इजाजत मांगी। नहीं। क्यों सुपर? मेरे साथ चलना, मुझे भूख लग रही है, लिहाजा मैं नहीं रुकूंगा, इमरान ने कहा। और फिर जोसेफ से बोला,
ابے شبدار کے بچے چل، صبح ہو گئی ہے اور میں ایک ساتھ کئی مرغوں کی آذانیں سن رہا ہوں۔ پھر عمران وہاں نہیں ٹھہرا اور جوزف کو لے کر نکل گیا۔ سب لوگ اسے جاتے دیکھ رہے تھے۔ ختم شد۔